ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 221। थंडर का निर्णय, शक्ति का नियंत्रण। चू युआन की हरकतें एक चरम और भयानक दृष्टि लेकर आईं, जो थंडर नाइफ कबीले के भीतर हमला कर रही थी। फैंग ली इस दृश्य से चौंक गया। उसने चू युआन से एक बहुत ही खतरनाक आभा महसूस की, लेकिन दिव्य क्षमताओं के 7वें स्तर का प्राणी होने के नाते उसे डर नहीं लगा। उसे विश्वास था कि वह अपने कबीले के भीतर ही दावू के मार्शल सम्राट का मुकाबला कर सकता है। थंडर नाइफ स्लैश, धमाका। उसने अपने चाकू से वार किया। चाकू के साथ एक लुढ़कती हुई थंडर लाइट किरण थी, जो बिना किसी आरक्षण के पूरी ताकत से मारने का लक्ष्य रखती थी। उसकी शक्ति यकीनन विहाई प्रांत के भीतर सबसे मजबूत और सबसे दबंग थी, जो आमने सामने की लड़ाई में अपराजय थी। लेकिन चू युआन ने थंडरबोल्ट की विनाशकारी शक्तियों का उपयोग करके थंडर नाइफ की किरण को नष्ट कर दिया। उसकी हथेली में थंडर और बिजली की अनंत शक्ति थी। इस प्रहार ने फैंग लेई को बेकाबू होकर हिला दिया, लगभग अपने चाकू की पकड़ खो बैठा, जबकि वह जल्दी से पीछे हट गया। महान थंडर तकनीक। आकाश में एक विशाल थंडर सन दिखाई दिया। वास्तव में ये चू युआन द्वारा भगवान की स्थिति के नियमों का उपयोग करके प्रदर्शित थंडर कास्टिंग तकनीक थी। m_VLE योजक चिन्ह novelbin.net पर अपना अगला रोमांच खोजें। थंडर सन की रोशनी चू युआन पर चमकी, जिससे वह एक संप्रभु राजा की तरह चमकदार और शानदार बन गया। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता, वह उसकी जबरदस्त शक्ति से धूल में मिल जाता। थंडर की लंबी नदी। उसने भगवान की स्थिति के नियमों का उपयोग करते हुए अपनी हथेली को जोर से दबाया, और थंडर की लंबी नदी ने फैंग लेई पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे वह अत्यधिक दर्द से चीख उठा। भले ही उसने थंडर की दिव्य क्षमताओं का भी अभ्यास किया था, लेकिन चू युआन की थंडर शक्ति इतनी भयंकर थी कि यह उसकी सीमाओं को पार कर गई। वह इसे बिल्कुल भी अवशोषित या रूपांतरित नहीं कर सका, जिससे वह अंतहीन पीड़ा में पड़ गया। इस समय फैंग लेई न केवल थंडर की लंबी नदी की लहरों से त्रस्त था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह एक छोटी और धुंधली दुनिया में फंस गया था, जो भयंकर हमला कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से टूट नहीं पा रहा था। ये ग्रैंड 5 एलिमेंट्स तकनीक के कारण उत्पन्न 5 तत्वों का शून्य था। चक्रों में दोहराई गई 5 तत्वों की शक्ति। थंडर नाइफ कबीले के सभी बुजुर्ग और शिष्य इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। उनके संप्रदाय के गुरु, जो उनमें से सबसे शक्तिशाली थे, मार्शल सम्राट के सामने इतने शक्तिहीन थे। उनके हाथ की एक लहर से निकली शक्ति ने फैंग लेई को प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं दी। जो लोग अनुपालन करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। स्काई वॉरशिप पर सभी तोपें मुड़ गईं, एक भयानक चमक पैदा करते हुए थंडर नाइफ कबीले की ओर इशारा किया। सभी थंडरबोल्ट तोपों ने भी अपने सबसे शक्तिशाली थंडर स्ट्राइक को सक्रिय कर दिया, जो एक ही झटके में पूरे थंडर नाइफ कबीले को नष्ट करने में सक्षम था। पूरे थंडर नाइफ कबीले पर विनाश की सांस उतर आए। हर कोई कांप रहा था। उनका जीना या मरना पूरी तरह से फैंग लेई के फैसले पर निर्भर था। संप्रदाय गुरु, एक आवाज गर्जना के साथ गूंजी। अनुपालन करें, अनुपालन करें। हम थंडर नाइफ कबीले आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। कृपया दयालु बने मार्शल सम्राट, और हमें जीने का एक रास्ता दें। थंडर नाइफ कबीले को नष्ट करने के लिए चू युआन के भयानक उपकरण को देखकर विनाश से पहले के क्षण में फैंग लेई अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। वह डरा हुआ था, वह मरने से डरता था। उसने दिव्य क्षमताओं के 7वें स्तर तक साधना की और थंडर नाइफ कबीले की स्थापना की। अनगिनत कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद वह विहाई प्रांत में 4 सबसे मजबूत लोगों में से एक बन गया। वह बेकार मरना नहीं चाहता था। क्या ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं है? जब तक वह जीवित रह सकता है, तब तक ये पर्याप्त है। मार्शल सम्राट, मैं पूरे थंडर नाइफ कबीले को आपके महामहिम के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। फैंग लेई ने दहाड़ लगाए। आपने जीवन का मार्ग चुना है। आप सभी, जो दिव्य क्षमताओं से ऊपर हैं, अपने सार रक्त को मेरी शतरंज में टपकाएंगे, और तब से थंडर नाइफ कबीला दाव का हिस्सा होगा। थंडर नाइफ कबीले के शिष्यों को बड़ी सेना में शामिल किया जाएगा। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और फैंग लेई को ढकने वाली बिजली और गरज वापस आ गई। फैंग लेई का चेहरा कड़वा था। 4 दिव्य क्षमता वाले सर्वोच्च बुजुर्ग भी एक दूसरे को देखते हुए आगे आए। कुछ समय पहले वे थंडर नाइफ कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग थे, जो अनगिनत जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते थे, लेकिन पलक झपकते ही वे दावों के अधीन हो गए। हालांकि उन्होंने चू युआन की शतरंज की बिसात में अपना सार रक्त गिराने की हिम्मत नहीं की। युद्ध सेना की शतरंज की बिसात सीधे उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी मानसिकता की निगरानी कर सकती थी। अब जब इसे आध्यात्मिक स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है, तो जब तक वे चू युआन को धोखा देने की हिम्मत करते हैं, वे तुरंत उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
राजा जोंगयोंग, तुरंत पूरे थंडर नाइफ कबीले पर कब्जा कर लो, सभी शिष्यों के नाम सूचीबद्ध करो और उन्हें मार्शल जुबान सेना में शामिल करो। मार्शल जुबान सेना पूर्वी जुबान क्षेत्र में चू युआन द्वारा संगठित एक सेना थी। चू युआन मार्शल डोमेन की शुरुआत से ही अन्य ताकतों को स्वीकार और जीत रहा है, इस तरह के कार्यों को व्यवस्थित और स्थिर रूप से अंजाम दे रहा है। उसने कहा, फू लिंग, थंडर नाइफ कबीले के गोदाम में जाकर सामग्री साफ करो, एक सूची बनाओ, सभी सामग्री वितरण के लिए शाही दरबार में वापस आ जाएगी। जी फुलिंग ने लू कियानफू की तरह टोंगशेन पिल नहीं ली थी, लेकिन वह दावू के संसाधनों के तहत दिव्य स्थिति में भी पहुंच गया था। वह जानता था कि इस बार पूर्वी जुबान डोमेन में आने के बाद वे और अधिक ताकतों पर विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए उसने निर्णायक रूप से जी फुलिंग को अपने साथ बाहर निकाला। ग्विहाई प्रांत के संसाधन मार्शल डोमेन की तुलना में बहुत समृद्ध हैं। कुछ का उपयोग किंग ग्रेट गॉड पिल्स को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। चू युआन को अब सभी की ताकत को और बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में किंग ग्रेट गॉड पिल्स को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जू फेंगफेंग, जो अपने अमर फीनिक्स वंश के साथ धीरे धीरे विकसित हो रही थी, ने अपनी साधना की गति को और तेज कर दिया, आज के दावों में दिव्य क्षमताओं तक पहुंचने के सबसे करीब थी। अगर राजा श्रेणी की और भी देव गोलियां होती तो जू फेंगफेंग जल्द ही दिव्य क्षमताओं तक पहुंच पाती। साधना संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी। संसाधनों के बिना सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी व्यर्थ हो जाएगा। महाराज, फैंग लेई, हालांकि इस समय कड़वी और निराश थी, चू युआन के पास आए और जल्दी से बोली, मेरे थंडर नाइफ कबीले के अलावा विहाई प्रांत में यूलिंगजोंग, कुंगलैंगजोंग और डीलिंगजोंग भी हैं। क्या हम चाहते हैं कि वे भी आत्मसमर्पण कर दें? ओह, चू युआन ने सहजता से उत्तर दिया, तो अब जब तुमने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो तुम देखना चाहते हो कि अन्य 3 संप्रदाय भी उसी संकट में पड़ जाएं। मेरी हिम्मत नहीं है। फैंग लेई वास्तव में उनके दुर्भाग्य में आनंद लेना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत हो या न हो, मैं बाकी 3 संप्रदायों को वैसे भी जीत लूंगा। अब जब तुमने दावू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो तुम्हें दावू की स्थिति को समझना चाहिए। मैं गुइहाई प्रांत पर पूरा नियंत्रण करना चाहता हूँ। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया, एक आकाशीय युद्ध सैनिक को आगे लाया। यह क्या है? फैंग लेई ने चांदी के बख्तरबंद सैनिक को ध्यान से देखा। आकाशीय युद्ध सैनिक, यांत्रिक सैनिक। चू युआन ने कहा, फैंग लेई, तुम राजा जोंगयोंग के साथ अन्य 3 संप्रदायों का दौरा करने जाओगे और उनसे कहोगे, जो लोग अनुपालन करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। 5 दिनों के भीतर मेरे वो शहर में आओ, अन्यथा यह विशाल तोप द्वारा समतल कर दिया जाएगा। हाँ महाराज। 15 आकाशीय युद्धपोत आकाश में उड़े, 3 संप्रदायों के क्षेत्रों की ओर उड़े। अभी के लिए प्राथमिक कार्य ग्विहाई प्रांत में 4 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों पर विजय प्राप्त करना, अधिक संसाधनों को आत्मसात करना और दावू में मास्टर्स को परिष्कृत करना और सिस्टम के 3 मुख्य उपकार्यों को पूरा करना था। ग्विहाई प्रांत की स्थिति मार्शल डोमेन से अलग थी, इसमें अलग अलग आकार की कई सेनाएं थीं। जब तक चू युआन ने ग्विहाई प्रांत को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ रखा था, वो शहर स्वाभाविक रूप से केंद्र बन गया, जिससे अनगिनत लोग दावू में आ गए। आकाशीय युद्धपोत और देव मार्शल सैनिक अन्य 3 संप्रदायों में चले गए। इस समय चू युआन ने जी फुलिंग को आपूर्ति की गणना करने के लिए थंडर नाइफ कबीले में रहने दिया, जबकि वह खुद वो शहर लौट आया। थंडर नाइफ कबीले के अधिकांश बड़े शिष्य भी चू युआन के साथ वो शहर गए। उन्होंने अभी अभी चू युआन के सामने आत्मसमर्पण किया था। मार्शल डोमेन की स्थिति के विपरीत वे दावू की स्थिति, इसकी कानूनी प्रणाली और विभिन्न लाभों को नहीं समझते थे। अब उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता थी। और 5 दिन बाद वो शहर के बाहर कुछ दसियों लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उनके चेहरे कड़वे और गंभीर दिख रहे थे और वे एक के बाद एक यहाँ आए। वो शहर के बाहर दिखाई देने वाले दर्जनों लोग यूलिंग कबीले, कुंगलान कबीले और दिलिंग कबीले के दिव्य क्षमता विशेषज्ञ थे। उन्होंने उड़ने की भी हिम्मत नहीं की, जैसे कि वे तीर्थयात्रा पर हों, और वो शहर की ओर ईमानदारी से चल रहे थे। तीनों कुलों के संप्रदाय के गुरुओं के दिलों में बहुत कड़वाहट थी। शुरू में वे योजना बना रहे थे कि महान वू से कैसे निपटा जाए और इस अचानक आई सेना को कैसे संभाला जाए। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, उनके कुलों में से बहुत सारे सैनिक दिखाई दिए और 15 भयानक शक्तिशाली युद्धपोत आकाश में मंडरा रहे थे। उन पर लगी विशाल तोपें उनके कुलों को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम थीं। उन्हें कम से कम यह उम्मीद थी कि फैंग लेई ने पहले ही महान वू राजवंश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा कर ली थी। इससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की? इन 3 प्रमुख कुलों ने बस कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो आकाशीय युद्धपोत उनके कुलों को धूल में मिला देंगे, साथ ही उनके दिव्य क्षमता विशेषज्ञों को भी। आप लोग भी आए थे, हम भी यहाँ हैं। क्या आप भी मार्शल सम्राट का अभिवादन करने आए थे? हम सभी के मन में यही विचार था। अफसोस, आत्मसमर्पण करना ही हमारा एकमात्र रास्ता लगता है। चलो एक साथ मार्शल सम्राट से मिलने चलते हैं।
तीनों प्रमुख कुलों के प्रमुख वो शहर के बाहर मिले, उनके हाव भाव बहुत कड़वे थे। यूलिंग कुलों का स्वामी आ गया है। कुंगलान कुलों का स्वामी आ गया है। दिलिंग कुलों का स्वामी आ गया है। वो शहर के शाही महल के भीतर उनके आगमन की घोषणा करने वाली कुछ आवाजें चुयुआन तक पहुंची। प्रवेश करें। चुयुआन ने तीनों संप्रदाय के स्वामी को प्रवेश करने दिया। उसके बाद उसने उदासीनता से कहा, तीनों कुलों के स्वामी आज मेरे वो शहर में आए हैं। आपने अपने निर्णय ले लिए होंगे और सोचा होगा कि क्या करना है। हमने आज से अपने कुलों को महान वो के अधीन करने का निर्णय लिया है। हम महान वो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। महामहिम के आदेश का इंतजार करेंगे और आपके अधीन बनेंगे। यूलिंग कबीले के गुरु सबसे पहले बोलने वाले थे। उन्होंने चुयुआन की ओर देखा, जो सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि चुयुआन ने जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वह महान वो राजवंश के भाग्य से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश से भरा अस्तित्व था, एक बेदाग और अजेय संत सम्राट जो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कर रहा था। हम भी महान वो के अधीन होने को तैयार हैं। कुंगलांग और दिलिंग कबीले के गुरुओं ने तुरंत प्रतिध्वनित किया, चूंकि आपने समर्पण कर दिया है, इसलिए अब आप महान वो के नागरिक हैं और हमारा हिस्सा हैं। चुयुआन ने अपने लबादे को लहराते हुए उन्हें विदा किया। ये गोलियां आपको दी गई हैं। इन्हें अपने साथ वापस ले जाएं। आप जितने अधिक वफादार होंगे और जितना अधिक योगदान देंगे, आपको उतना ही अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। यह क्या है? उन तीनों ने अपनी अपनी जैद की बोतलें खोलीं। हालांकि अंदर कुछ ही गोलियां थीं, लेकिन उनके हाव भाव में तुरंत बदलाव आया और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, ये किंग ग्रेट गॉड पिल्स हैं। किंग ग्रेट गॉड पिल्स अविश्वसनीय रूप से कीमती थीं। कबीले के स्वामी होने के बावजूद उन्होंने शायद ही कभी एक देखी हो। ये ज्ञात होना चाहिए कि इस ग्रेड की गोली को आम लोग परिष्कृत नहीं कर सकते। इसके लिए किंग ग्रेड के कीमियागर की आवश्यकता होती है। लेकिन डोंगक्सुआन डोमेन में कितने किंग ग्रेड कीमियागर थे? उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली इकाई थी। किंग ग्रेड गॉड पिल्स मायने नहीं रखती। जब तक तुम मेरी इच्छा का पालन करोगे, मैं तुम्हें और दे सकता हूं। किंग ग्रेड गॉड पिल्स के बारे में मुश्किल हिस्सा सामग्री नहीं थी, बल्कि शोधन प्रक्रिया थी। हालांकि चुयुआन के पास ताई पिल्फनेस थी। जब तक उसके पास पर्याप्त सामग्री थी, वह सफल नहीं होगा। हालांकि उसके पास बहुत ज्यादा औषधीय जड़ी बूटियां नहीं थीं, फिर भी वह कुछ गोलियों को कम मात्रा में परिष्कृत करने में सक्षम था, ताकि वे साधना के लिए दिव्य क्षमता विशेषज्ञों को दे सकें। यहाँ और भी दिव्य अमृत हैं। सुनने और पालन करने वालों को पुरस्कृत करें। आप अब वापस आ सकते हैं और गुइहाई प्रांत को एकजुट करने में वफादार राजा की सहायता कर सकते हैं, जिससे ग्रेट वू के नियमों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। जबकि ऐसा लग रहा था कि चुयुआन उन्हें राजा श्रेणी और दिव्य अमृत दे रहा था, ये वास्तव में सम्राट की एक चाल थी। तीनों कबीले के स्वामी समझ गए कि यह गाजर और छड़ी दोनों का उपयोग करने की एक चाल थी। वे आज आज्ञाकारी रूप से वो शहर में समर्पण करने आए थे, स्वाभाविक रूप से मार्शल सम्राट पर एक अच्छी छाप छोड़ते हुए। सुखद मनोदशा में सम्राट ने उन्हें पुरस्कार दिए। हालांकि अगर उन्होंने विद्रोही विचार रखने की हिम्मत की, तो उन्हें विनाश का सामना करना पड़ेगा। हाँ, महामहिम। तीनों कबीले के स्वामी मिश्रित भावनाओं के साथ बाहर निकले। तीनों कबीले के स्वामी काफी आज्ञाकारी निकले, खासतौर पर वो शहर में चुयुआन से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद। उन्होंने अपने सभी तुच्छ विचारों को दूर रखा और पूरे ग्विहाई प्रांत में महान वू के नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए लू कियानफू के साथ बहुत ईमानदारी से सहयोग किया। ग्विहाई प्रांत में कई शक्तिशाली गुट थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चार प्रमुख कबीले एक दूसरे को संतुलित करते थे, और कोई भी दूसरे को हावी होने की अनुमति नहीं देता था, जिससे इन शक्तियों को अस्तित्व में रहने की जगह मिलती थी। हालांकि चुयुआन के महान वू राजवंश के आगमन के साथ सभी चार प्रमुख कबीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन शक्तियों को या तो ग्विहाई प्रांत छोड़ना पड़ा या महान वू के अधीन होना पड़ा। वास्तव में ग्विहाई प्रांत में कई मजबूत व्यक्ति थे। अकेले चार प्रमुख कबीलों में 14 व्यक्ति थे जिन्होंने दिव्य क्षमता के क्षेत्र को प्राप्त किया था। हालांकि उनमें से अधिकांश दिव्य क्षमता की पहली या दूसरी परत पर थे। इस स्थान पर संसाधनों को देखते हुए यह उनकी सीमा थी। पर्याप्त राजा श्रेणी की भगवान की गोलियों के बिना वे केवल समय के साथ धीरे धीरे खेती कर सकते थे। कैरेट और लाठी दोनों का उपयोग करके सम्राट न केवल शक्तिशाली व्यक्तियों को जीतता है, बल्कि वह लोगों को भी जीतता है। स्पिरिट राइस को भी पूरे प्रांत में तेजी से पेश किया जा रहा था। इसके अलावा चार प्रमुख कुलों के संसाधनों को चुयुआन द्वारा समेकित किया गया था, जिससे उसने कई गोलियां बनाईं। इन्हें विभिन्न शहरों में आम लोगों को वितरित किया गया। शाही राजवंश कबीले से अलग होता है। शाही राजवंश अपने लोगों के दिलों, सभी प्राणियों के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है, और कबीले की तरह सिर्फ सबसे कुलीन व्यक्तियों को ही उजागर नहीं करता। ग्विहाई प्रांत में अनगिनत बड़ी और छोटी शक्तियां थीं। क्षेत्रों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनगिनत युद्ध छिड़ गए थे, जिससे यहाँ के आम लोगों की स्थिति मार्शल डोमेन के लोगों से भी बदतर हो गई थी।
लेकिन ग्विहाई प्रांत पर शासन करने के लिए महान वू राजवंश के आगमन के साथ सभी संसाधनों को दरबार के नियंत्रण में लाया गया। सभी लड़ाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और संसाधन आम लोगों को प्रदान किए गए। जल्द ही लोगों ने पहचान लिया कि उनके लिए वास्तव में कौन अच्छा है, और उन्होंने जल्दी और आसानी से उनके दिल जीत लिए। पूर्व के 4 कबीले के स्वामियों में से जो चू युआन का सबसे अधिक सम्मान करता था, वह वास्तव में फैंग लेई था। फैंग लेई को पहले भी चू युआन ने पीटा था और उसने वास्तव में चू युआन की ताकत का अनुभव किया था, अपने दिल में पूरी तरह से समर्पित हो गया था। इसके अलावा चू युआन को ग्रेट थंडर तकनीक की गहरी समझ थी और उसे थंडर लॉ एनफोर्सर के रूप में सम्मानित किया गया था, जबकि फैंग लेई ने थंडर डिवाइन एबिलिटीज पर भरोसा किया था, जिससे उनके बीच एक बंधन बन गया। जहां तक अपने लोगों की बात है, चू युआन पीछे नहीं हटेगा। उसने फैंग लेई को ग्रेट थंडर तकनीक की समझ दी। इसके अलावा थंडर लॉ एनफोर्समेंट की अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने फैंग लेई को दिव्य क्षमता के सिद्धांतों को समझने देने के लिए थंडर को बुलाया। जहां तक फैंग लेई की समझ का सवाल है, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर था। थंडरक्लैप कबीले के लोग मुख्य रूप से थंडर डिवाइन एबिलिटीज का अभ्यास करते थे। आश्चर्यजनक रूप से कबीले के पास थंडरबोल्ट तोपों के निर्माण के लिए काफी सामग्री थी। चू युआन द्वारा फैंग लेई को नवनिर्मित थंडरबोल्ट तोपें भी दी गईं। चू युआन को आश्चर्य इस बात से हुआ कि फैंग लेई एक निर्दयी चरित्र था। उसने वास्तव में थंडरबोल्ट तोपों का उपयोग ग्रेट थंडर तकनीक का अभ्यास करने के लिए किया, जिससे लोगों को सीधे उस पर तोप चलाने की अनुमति मिली, अपने स्वयं के मन से वज्र बलों का विरोध किया। चू युआन ने फैंग लेई की हरकतों पर हंसा। जब तक वे ग्रेट वू और सम्राट के प्रति वफादार थे, चू युआन अपने लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए तैयार था। अब उसने ग्विहाई प्रांत को मजबूती से नियंत्रित किया, जबकि यह खबर मार्शल डोमेन तक भी पहुंच गई, जिसने दोनों डोमेन के बीच एक समुद्री मार्ग बनाने के लिए जहाज भी भेजे। जहां तक तुरंत अन्य प्रांतों में जाने की बात है, उसके पास फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं थी। इस समय चू युआन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अधिक स्काई वॉरशिप, स्काई वॉरियर्स और थंडरबोल्ट तोपों का निर्माण करना था। ग्विहाई प्रांत डोंगक्सुआन डोमेन का एक किनारा मात्र था और इसने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। महाराज, मेरी कियानकुन ट्रेडिंग कंपनी के बुजुर्ग आ गए हैं। लोगों द्वारा सूचित किए जाने के बाद तांग फैंग जल्दी से चू युआन से मिलने गया। कियानकुन वाणिज्य संघ के लोग आ गए हैं। चू युआन लंबे समय से उनका इंतजार कर रहा था। ओह, वे आ गए हैं, है न? चू युआन ने तांग फैंग की ओर मुड़ते हुए कहा, चूंकि वे आ गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे दावू की ईमानदारी को व्यक्त करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। फूलिंग, आप भी आइए। कियानकुन वाणिज्य संघ के साथ विभिन्न लेन देन के विवरणों के लिए अभी भी उनके साथ आपकी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इस बीच वो शहर के शाही निवास के बाहर कई छायाएं दिखाई दीं। उनका नेतृत्व करने वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। वह शानदार परिधान पहने हुए थी और एक असाधारण आभा लिए हुए थी। उसकी आंखों में तेज बुद्धि चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी किसी भी व्यापारिक बातचीत में उसे मात नहीं दे सकता। वह हमेशा सभी पहलों को अपने हाथ में सुरक्षित रखती थी। यह मध्यम आयु वर्ग की महिला भी एक पारलौकिक शक्ति थी। उसके साथ आने वाले लोग भी पारलौकिक प्राणी थे। अध्यक्ष महोदय, ये दावो उल्लेखनीय है। अधेड़ उम्र की महिला के बगल में एक युवा दिखने वाली महिला ने एक अनोखी भविष्यवाणी पद्धति से दावू के भाग्य को देखा। भले ही वो शहर को ग्विहाई प्रांत में आने के बाद चू युआन द्वारा बसाया गया था, फिर भी ये पूरे साम्राज्य के भाग्य से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों ने एक दिव्य भट्टी की दृष्टि प्रकट की जो अग्नि के एक स्तंभ को ऊपर उठा रही थी, जो मानवता के संप्रभु का प्रतीक है। वास्तव में यह उल्लेखनीय है। हालांकि ग्विहाई प्रांत तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन मार्शल सम्राट चू युआन के आगमन के तुरंत बाद इसकी अध्यक्षता करने में सक्षम होना उनकी क्षमताओं को दर्शाता है। अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, तांग फैंग के पत्र में स्थानिक क्षेत्र में या बल्कि मार्शल डोमेन में दावो और हमारे कियानकुन वाणिज्य संघ के बीच सहयोग के कई उदाहरण थे। उन्होंने बड़ी मात्रा में दिव्य अमृत की आपूर्ति की और मार्शल डोमेन से स्पिरिट राइस का परिवहन भी किया। इस चावल की शक्ति ऐसी है कि मैंने भी पूर्वी रहस्यमय डोमेन में ऐसा कुछ नहीं देखा है। दावू के पास कुछ रहस्य अवश्य होंगे, किसी ने टिप्पणी की। यदि कोई रहस्य नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आता। आमतौर पर कोई भी 5 सितारा शाही राजवंश किसी विभाग से एक पारलौकिक इकाई को आसानी से भेज सकता है। हालांकि दावू के पास कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में मैं अध्यक्ष के रूप में व्यक्तिगत रूप से समझना चाहती हूँ। अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, कियानकुन वाणिज्य संघ की देवियों और सज्जनों, जैसा कि कहावत है, मेहमानों का आतिथ्य हमेशा किया जाना चाहिए। चलो घर के अंदर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। चू युआन की आवाज़ सुनाई दी। मार्शल सम्राट हमें आमंत्रित कर रहे हैं, चलो चलते हैं। हम मार्शल सम्राट से मिलेंगे। एक मुस्कान के साथ अधेड़ उम्र की महिला कई किन्नरों के पीछे पीछे चू युआन के अध्ययन कक्ष में चली गई। मुझे लगता है कि यह मार्शल सम्राट है।
चू युआन की स्पष्ट युवावस्था के बावजूद उससे निकलने वाली पवित्र शाही आभा ने अधेड़ उम्र की महिला के लिए उसे कम आंकना असंभव बना दिया। वास्तव में यह मैं ही हूँ। मैं सराहना करता हूँ कि आप दूर से आए हैं, चू युआन ने उत्तर दिया। मार्शल सम्राट, यह एल्ड निंगवान है जो यान यू प्रांत से आते हैं। तांग फेंग ने जल्दी से परिचय कराया। यान यू प्रांत, वह वास्तव में यहाँ से काफी दूर है। चू युआन ने यान यू प्रांत के बारे में सुना था। वहाँ का सबसे शक्तिशाली कबीला यान यू कबीला कहलाता था, जो एक वास्तविक दिव्य राजा के शासन के लिए प्रसिद्ध था। आज का संप्रदाय गुरु भी एक स्वर्गीय सौंदर्य था, जो ग्विहाई प्रांत के साथ अतुलनीय था। निंगवान, यान यू प्रांत से ग्विहाई प्रांत तक का पूरा सफर तय करके आए हैं, उसे वास्तव में दावू के साथ व्यापार का महत्व समझना चाहिए। अध्यक्ष निंग, मुझे लगता है कि आप थक गई होंगी। ये हमारी तियान युआन चाय है, जो दावू के लिए अद्वितीय है और थकान दूर करने वाले प्रभावों के लिए जानी जाती है। चू युआन ने अपने नौकरों को कई कप चाय परोसने का इशारा किया। दावू के पास कौन सी विशेष प्रकार की चाय हो सकती है? निंगवान के साथ आए कई बुजुर्गों ने चाय के कपों को देखा। प्रत्येक कप में केवल 7 या 8 चाय की पत्तियां थीं, जो तियान युआन की तेज धुंध को बाहर निकाल रही थीं। बादलों के गुच्छे एक अजीब दृश्य बना रहे थे। अगर गहन साधना वाले लोग जांच करें तो वे देखेंगे कि ये जादू के प्रकट होने के परस्पर जुड़े हुए नियम हैं। बहुत बढ़िया चाय, निंगवान ने शुरू में विनम्रता से इसकी प्रशंसा की। हालांकि एक घूंट लेने के बाद उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। चाय ने उसके सभी छिद्रों को खोल दिया, जिससे वह जिस गति से मैना को अवशोषित और छोड़ती थी, वह तेज हो गई। इसके अलावा जादू के नियमों से जुड़ी एक दुनिया उसकी आंखों में दिखाई दी। इसलिए उसने कुछ और घूंट लिए। ये चाय वास्तव में जादू के नियमों की शक्ति को प्रकट कर सकती है। ये भगवान के नियमों की शक्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, निंगवान ने आश्चर्य में कहा। यान यू प्रांत में अध्यक्ष के रूप में उसने अनगिनत उत्तम चाय का स्वाद चखा था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने ऐसी चाय का स्वाद चखा जो उसे दिव्य देवताओं के नियमों को समझने में मदद कर सकती थी। इस चाय का नाम तियान युआन है। इसकी उपज बहुत कम है, हर साल केवल दसियों हजार चाय की पत्तियां ही काटी जाती हैं। जब अध्यक्ष निंग जाएंगी तो मैं कुछ उपहार के रूप में भेज सकता हूँ, चू युआन ने सहजता से कहा। धन्यवाद मार्शल सम्राट। निंगवान की आंखें हिल गईं। इस तरह की चाय, भले ही इसकी मात्रा सीमित हो, लेकिन ये दिव्य राजा के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकती है। ये जितनी दुर्लभ होती है उतनी ही कीमती होती है। आप इसे मेरे कियानकुन कॉमर्स एसोसिएशन को सौंप सकते हैं। मैं इसे आसमान छूती कीमत पर नीलाम कर सकता हूँ। ध्यान रखें, दिव्य राजाओं के लिए जब तक यह उनकी खेती के लिए उपयोगी है, वे कोई भी राशि खर्च करने को तैयार हैं। निंगवान चतुर थी, उसने एक पल के लिए भी व्यापार से दूर नहीं हटी। चू युआन के पास यह विशेष तियान युआन चाय थी, जिसे उसके हाथों में रखने पर वास्तव में आसमान छूती कीमत पर नीलाम किया जा सकता था। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इस बार मुझे अध्यक्ष निंग के साथ चर्चा करने के लिए एक बड़ा व्यापारिक सौदा करना है। चू युआन ने संकेत दिया। फूलिंग, अध्यक्ष निंग को हमारी इन्वेंट्री आवश्यकताओं की सूची दे दो। बहुत सारी वस्तुएं। सूची काफी लंबी थी। निंगवान ने उस पर नजर डाली और चौंक गया, चाहे वह उच्च स्तरीय सामग्री हो या निम्न स्तरीय। मार्शल सम्राट, आपको बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता है, विशेष रूप से कुछ उच्च स्तरीय सामग्रियों के लिए, जैसे कि आयामी क्रिस्टल। यहाँ तक कि मैं यान यू प्रीफेक्चर में भी इतनी मात्रा में सामग्री नहीं जुटा सकता जब तक कि हम पूर्वी रहस्यमय डोमेन डिवीजन को रिपोर्ट न करें, या यहाँ तक कि 5 रहस्यमय डोमेन में स्थित मुख्यालय भी आपकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि आवश्यकताएं इतनी अधिक न होती तो मैं कियानकुन वाणिज्य संघ को परेशान नहीं करता, चू युआन ने कहा। या मुझे ये कहना चाहिए कि कियानकुन वाणिज्य संघ मेरी मांगों को पूरा नहीं कर सकता। एमवीला योजक चिन्ह novelbun.net से नए रोमांच का आनंद लें। मार्शल सम्राट के लिए ये कहना वास्तव में एक मजाक है। जब तक मार्शल सम्राट लागत का भुगतान कर सकता है, मेरा कियानकुन वाणिज्य संघ इसकी आपूर्ति कर सकता है। मार्शल सम्राट के मार्शल डोमेन में हमारे संघ के एक मूल्यवान अतिथि होने के कारण हमें स्वाभाविक रूप से इसे ध्यान में रखना होगा, निंगवान ने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मार्शल सम्राट व्यापार के लिए क्या तैयार कर रहा है। चाहे वह स्पिरिट स्टोन हो या अन्य आपूर्ति, मैं सब स्वीकार करता हूँ। स्पिरिट राइस दावो और साधारण तियान युआन चाय की पत्तियों के लिए अद्वितीय है, चू युआन ने कहा। हालांकि स्पिरिट राइस अच्छा है, मार्शल सम्राट को यह भी पता होना चाहिए कि यह चावल आम नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन शक्तिशाली लोगों के लिए इसका कोई खास मूल्य नहीं है। दुर्भाग्य से आपने जो साधारण तियान युआन चाय पेश की है, वह उस चाय से घटिया है जिसे मैं पी रहा हूँ, जिसे केवल निम्न स्तरीय सामग्रियों के बदले में बदला जा सकता है। उन्हें उच्च स्तरीय सामग्रियों के बदले में बदलना मुश्किल होगा। निंगवान व्यापार में बहुत चतुर थी। वह जानती थी कि चू युआन के पास अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं। चू युआन ने सिर हिलाया।
बेशक वह जानता था कि स्पिरिट राइस हालांकि जनता के लिए बहुत फायदेमंद है, सीमित सदस्यों वाले उन शक्तिशाली संप्रदायों के लिए कम आकर्षक था। यही कारण था कि उसके पास अन्य योजनाएं थीं। वह निंगवान को बिना किसी शिकायत के स्वेच्छा से दावों के लिए सामग्री एकत्र करने में सक्षम था। क्या होगा अगर यह गोली के रूप में है? चू युआन ने पूछा। गोलियां, ये काम कर सकता है। हालांकि मार्शल सम्राट को पता हो सकता है कि मार्शल डोमेन के विपरीत यहाँ साधारण गोलियां बहुत आकर्षक नहीं हैं। निंगवान ने उत्तर दिया, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं कोई साधारण गोलियां नहीं निकालूंगा। चू युआन मुस्कुराया, अगर यह किंग ग्रेट गॉडपिल है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चेवुमन निंग को दिलचस्पी देगा। उसके हाथ की एक लहर के साथ मेज पर कई जेड बोतलें दिखाई दीं। उन्हें खोलने पर प्रत्येक में एक किंग ग्रेट गॉडपिल दिखाई दी। किंग ग्रेट गॉडपिल। निंगवान की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई लेकिन तुरंत सामान्य हो गई। उदासीनता से कहा, हालांकि किंग ग्रेट गॉडपिल मूल्यवान है, इनमें से कुछ भी बड़ी बात नहीं होगी। मेरा कियानकुन कॉमर्स भी उन्हें प्राप्त कर सकता है। क्या मार्शल सम्राट को लगता है कि ये दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने के लिए पर्याप्त है? अगर यह सिर्फ कुछ ही होते तो मैं उन्हें व्यापार के लिए नहीं लाता। चू युआन हंसा, अगर मैं उन्हें बाहर निकाल सकता तो इसका मतलब है कि मैं लगातार बड़ी मात्रा में पेशकश कर सकता हूं। तांग फेंग और मैंने पहले भी मार्शल डोमेन के भीतर व्यापार किया है। वह ये जानता है। मार्शल डोमेन में हमने मार्शल सम्राट को सामग्री प्रदान की और उन्होंने हमें दिव्य अमृत दिया। कभी कोई समस्या नहीं हुई। संप्रदाय मास्टर निंग निश्चिंत हो सकते हैं। तांग फेंग ने जल्दबाजी में कहा, आपका मतलब सुझाव देना है? निंगवान ने कहा, हम निहितार्थ सरल है। हम अभी भी मार्शल डोमेन में इस्तेमाल की जाने वाली लेन देन पद्धति को अपना सकते हैं। संप्रदाय मास्टर निंग मुझे सामग्री प्रदान करेंगे और मैं कीमिया को अंजाम दूंगा। एक बार गोलियां तैयार हो जाने के बाद उन्हें कियानकुन कॉमर्स के साथ व्यापार किया जाएगा। सफलता दर के बावजूद सौदे में आपका हिस्सा कम नहीं होगा। चू युआन ने अपनी पुरानी चाल दोहराई, क्या मुझे 10 सेट की सामग्री का 30% मिलेगा? निंगवान ने पूछा। संप्रदाय मास्टर निंग मजाक कर रहे हैं। आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि किंग ग्रेट गॉडपिल्स कितनी कीमती हैं। दिव्य राजा उन्हें हर दिन नहीं खा सकते। हालांकि मेरे पास दिव्य अमृत को परिष्कृत करने का एक तरीका है, लेकिन मैं सामान्य हर्बल दवाओं के समान प्रतिशत की पेशकश नहीं कर सकता। 10 किंग ग्रेट गॉडपिल्स के लिए आवश्यक सामग्रियों में से आपको एक गोली मिलेगी। चू युआन ने एक नई आवंटन पद्धति का प्रस्ताव रखा। 1/10। निंगवान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मार्शल सम्राट, क्या आप बहुत लालची नहीं हो रहे हैं? किंग ग्रेट गॉडपिल्स को परिष्कृत करने के लिए सामग्री भी बेहद कीमती है। ध्यान से सोचो, यह अनुपात छोटा नहीं है। हालांकि सामग्री कीमती है, लेकिन अगर गोलियों में तब्दील नहीं की जाती है तो वे बहुत कम मूल्य की हैं, बस कचरे का ढेर हैं। भले ही कियानकुन कॉमर्स के कीमियागर उन्हें परिष्कृत करने की कोशिश करें, क्या वे 1/10 सफलता दर को प्राप्त कर सकते हैं? मुझे डर है कि सामग्री के 100 सेट केवल कुछ गोलियां दे सकते हैं, लेकिन मैं एक स्थिर 10वें हिस्से की गारंटी दे सकता हूं। चू युआन ने सब कुछ नियंत्रण में रखा। लेकिन जैसे ही निंगवान के बगल में कोई अपना मुंह खोलने वाला था, जी फुलिंग ने शांति से कहा, इसके अलावा ये दीर्घकालिक सहयोग है। शुरुआत में कुछ बार बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन आपके वाणिज्य ने बहुत सारी सामग्री संग्रहित की होगी। किंग ग्रेट गॉडपिल्स को हर दिन परिष्कृत करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपके कीमियागरों को ऐसा करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक गुप्त तरीका है। इसलिए एक बार गोलियां जमा हो जाने के बाद आपका वाणिज्य बड़ा लाभ कमाएगा। ये घाटे में नहीं रहेगा। आत्मिक ग्रेड के दिव्य अमृत के लिए हम आपको 2/10वां हिस्सा दे सकते हैं। चू युआन ने कहा, यह अनुपात थोड़ा कम है। निंगवान ने भौहें सिकोड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दावों की ताकत से हम एक डोमेन में सामग्री भी खरीद सकते हैं। महामहिम ने मुख्य रूप से कियानकुन वाणिज्य की मांग की क्योंकि आपका स्रोत स्थिर है, जिससे हमें खोज करने में बहुत समय की बचत होती है। बेशक संप्रदाय मास्टर निंग मना कर सकते हैं। हालांकि मेरे दावों के पास कीमिया के लिए एक हुनर है। इस तकनीक के साथ हमें एक साथी खोजने की चिंता नहीं होगी। आखिरकार यह एक राजा श्रेणी की भगवान की गोली है, एक ऐसी गोली जो किसी भी भगवान को, यहां तक कि एक आभासी भगवान को भी पागल कर देगी। जी फुलिंग ने कहा, हम बस थोड़ा सा प्रयास करके कमाना चाहते हैं। मार्शल सम्राट, ये व्यक्ति कौन है? निंगवान ने जी फुलिंग की ओर देखा। ये हमारे दावू वाणिज्य के अध्यक्ष जी फुलिंग हैं, जो व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हैं। चू युआन मुस्कुराया। राष्ट्रपति जी के शब्द निर्विवाद हैं। जैसा कि महामहिम ने कहा, अगर किसी चीज की सफलता दर इतनी अधिक है तो मैं वास्तव में हार नहीं मानूंगा, बल्कि मैं लाभ कमाऊंगा। ठीक है, मैं पहले परीक्षण के लिए मार्शल सम्राट को सामग्री का एक बैच स्थानांतरित कर सकता हूं।
यदि मार्शल सम्राट वास्तव में उतना ही अच्छा है जितना आप कहते हैं, तो ये दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने के लायक होगा। निंगवान कुछ हद तक उन्मत्त थी, पहल को जब्त करने में असमर्थ थी। लेकिन चू युआन की शर्तों ने उसे मना करने का कोई कारण नहीं दिया। यदि यह सहयोग संतुष्ट करता है तो भविष्य में और अधिक उन्नत सामग्री लगातार आएगी, जिसका आदान प्रदान विभिन्न दिव्य गोलियों के लिए किया जा सकता है। निंगवान ने जारी रखा, फुलिंग, कृपया संप्रदाय के गुरु निंग के साथ विवरण पर चर्चा करें और अंत में मेरे लिए एक सूची बनाएं। चू युआन मुस्कुराया, ये कुछ भी नहीं से प्राप्त वास्तविक धन था। ताई पिल्फनेस, एक बार किंग ग्रेड में मरम्मत किए जाने पर उसे एक विशाल भाग्य मिलेगा। क्या 10वां हिस्सा? निंगवान सोच सकता है कि वह बस थोड़ा सा कमा रहा है। उसे पता नहीं है, ताई पिल्फनेस के साथ उसकी कीमिया सफलता दर 100% है। किंग ग्रेड गॉड पिल्स के उत्पादन के बाद 90% गोलियां लगातार उसकी जेब में गिरेंगी। फिर वह इन उत्पादित गोलियों का उपयोग अधिक उन्नत सामग्रियों के लिए करेगा। उसे एक भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं थी। अगर निंगवान को पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे इतना निर्दयी होने के लिए डांटती, अपने मन में उसे काले दिल वाला चू लेबल देती। वह निंगवान को यह नहीं बताने वाला था कि वह 100% सफल था। .नेट हालांकि 1 में 10 का अनुपात छोटा लग सकता है, लेकिन ये राजा श्रेणी की भगवान की गोलियों के लिए काफ़ी था, जब तक कि वे किसी शाही कीमियागर द्वारा नहीं बनाई गई हों। हालांकि शाही कीमियागर शाही श्रेणी की भगवान की गोलियां बनाने में रुचि रखते थे। कभी कभी निम्न श्रेणी की गोलियां बनाना ही उनके लिए सबसे अच्छा था। उन्हें नियमित रूप से परिष्कृत करने का समय मिलना तो दूर की बात थी। समझौता जल्दी ही हो गया। जी फुलिंग भले ही साधना में अच्छी न हो, लेकिन वह बातचीत करने में कुशल थी। वह निंगवान के साथ सामग्रियों के पहले बैच के व्यापार को तेजी से अंतिम रूप देने में सक्षम थी। सामग्रियों को जल्दी से दावों को भेज दिया गया। चू युआन ने अपने समझौते का सम्मान किया और आध्यात्मिक और राजा श्रेणी की भगवान की गोलियों का पहला बैच निंगवान को सौंप दिया। मिठास का स्वाद चखने के बाद निंगवान ने जल्दी से चू युआन के लिए और अधिक सामग्री जुटाई, यहाँ तक कि बहुत सारी उच्च स्तरीय सामग्री भी भेजी। ये चू युआन की प्रतिभा थी। राजा श्रेणी की भगवान की गोलियों का उपयोग करके उसने सुनिश्चित किया कि कियानकुन व्यापारी संघ उसे कभी नहीं छोड़ सकता और उसका निरंतर आपूर्तिकर्ता बन गया। जब तक लेन देन चलता रहा, न केवल पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र बल्कि संपूर्ण 5 रहस्यमय क्षेत्र उसकी सामग्रियों का स्रोत बन गए। इतनी प्रचुर सामग्रियों के साथ चू युआन द्वारा परिष्कृत किए जा सकने वाले राजा श्रेणी की भगवान की गोलियां दावों के भीतर कुछ पारलौकिक विशेषज्ञों के लिए अभ्यास के लिए दैनिक रूप से लेने के लिए पर्याप्त होंगी। कई कुलों के संप्रदाय के गुरु जिन्होंने पहले चू युआन को प्रस्तुत किया था, सभी को इस महान सौदे का स्वाद मिला। एक गुप्त खुशी महसूस करते हुए उन्होंने सोचा कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने प्रस्तुत किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी राजा श्रेणी की भगवान की गोलियां नहीं मिलती। ये दावों में शामिल होने का लाभ था। जू फैंगफैंग को इतनी सारी भगवान की गोलियां मिलीं कि वह उन्हें लगभग भोजन की तरह खा सकती थी। उसकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। भगवान की स्थिति की 10वीं परत तक पहुंचने के बाद चू युआन ने सीधे भाग्य जल का उपयोग करके उसे पारलौकिक के दायरे में पहुंचाया। एक बार जब वह पारलौकिक स्तर पर पहुंच गई तो उसके भीतर अमर फीनिक्स वंश की शक्ति और भी मजबूत हो गई। पलक झपकते ही चू युआन के ग्विहाई प्रांत में पहुंचने के 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों के दौरान कियानकुन मर्चेंट एसोसिएशन के साथ व्यापार करके और व्यक्तिगत रूप से सामग्री को परिष्कृत करके उसने 30 स्काई वॉरशिप, 20 स्काई सोल्जर्स और 2000 थंडरबोल्ट तोपें बनाई थीं। ग्विहाई प्रांत की शक्ति का उपयोग करके उसने युद्ध में शेनवू सेना के साथ समन्वय करने के लिए एक विशाल ग्विहाई सेना बनाई। जहां तक मार्शल डोमेन की बात है, शिपिंग मार्ग भी शुरू में खोला गया था। समुद्र में कई समुद्री डाकुओं के बावजूद चू युआन ने स्काई सोल्जर्स को एक बाधा मुक्त मार्ग को साफ करने के लिए भेजा और यहां तक कि मार्ग के साथ द्वीपों पर कई आपूर्ति बिंदु भी स्थापित किए, जिससे निर्बाध आपूर्ति संभव हो सकी। पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में उसका विकास भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। अगर हम इसी गति से विकास करते रहे तो 3 प्रमुख शाखाओं को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक हम ज्यादा डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शून्य आत्मा शक्ति के साथ स्काई सोल्जर्स भी बना सकते हैं तो दाव की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। चू युआन ने यह भी ध्यान से अध्ययन किया था कि शून्य आत्मा स्तर के आकाश सैनिक को कैसे बनाया जाए। हालांकि ऐसी सामग्री की कीमत एक पारलौकिक आकाश सैनिक की कीमत से कम 1000 गुना ज्यादा थी। उसने निंगवान को इस बारे में बताया था, लेकिन निंगवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ऐसी सामग्री मौजूद है वह उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचा देगी। ऐसा लगता है कि हम उच्च स्तरीय सामग्रियों के लिए पूरी तरह से कियानकुन मर्चेंट एसोसिएशन पर निर्भर नहीं रह सकते। मुझे सामग्रियों को स्वयं शुद्ध करने के लिए प्रतिभाशाली शोधन मास्टर्स की भर्ती भी करनी चाहिए। चू युआन ने विचार किया। महाराज, महल के गेट के बाहर एक महिला आपसे मिलने के लिए कह रही है। महल के बाहर एक गार्ड ने अचानक चू युआन को सूचना दी।
एक महिला मुझसे मिलना चाहती है, चू युआन ने हैरान होकर कहा। एक महिला मुझसे मिलना चाहती है। चू युआन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, ये सोचते हुए कि वह महिला कौन हो सकती है, क्या उसने कोई नाम छोड़ा है। उसने कहा कि उसका नाम चेन याओ है। गार्ड ने उसे सूचित किया। चेन याओ, क्या ये दूसरी राजकुमारी हो सकती है? चू युआन चौंक गया। जल्दी करो, उसे महल में ले आओ, मैं खुद उससे मिलूंगा। उसी समय चू युआन के महल में एक महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा सुंदर था, उसने चंद्रमा संप्रदाय के प्रतीक से सजी एक साधारण सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। महल के चारों ओर देखते हुए उसने अपनी शंका व्यक्त की, क्या ये वास्तव में मेरी यादों में मौजूद महान वो है? मुझे उम्मीद है कि यह हो सकता है, लेकिन क्या ये संभव है? अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में दूसरी राजकुमारी है। अचानक महिला के सामने एक आकृति खड़ी थी। उसने इस महिला को देखा। वह चू शियाओनियांग जैसी थी, लेकिन अधिक परिपक्व थी और उस शरारती व्यवहार की कमी थी। उसका चरित्र अधिक सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत लग रहा था। आप मार्शल सम्राट हैं। महिला ने अपने सामने खड़े आदमी को अप्रत्याशित रूप से देखा। ये वही है। जब उसके सामने खड़ा आदमी उसकी याद में आकृति के साथ ओवरलैप हुआ तो वह आश्चर्य में पड़ गई। युआन, छोटे भाई, ये वास्तव में आप हैं। वास्तव में यह महिला महान वू राजवंश की दूसरी राजकुमारी चू चेन याओ थी, जो एक दशक से अधिक समय पहले महान वू राजवंश को छोड़कर अप्रत्याशित रूप से पूर्वी जुबान क्षेत्र में दिखाई दी थी। मैंने कभी भी पूर्वी जुबान क्षेत्र में दूसरी राजकुमारी से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। चू युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं और भी अधिक आश्चर्यचकित था, हैरान। चू चेन याओ ने जल्दी से चू युआन के सामने कदम रखा, उसके चेहरे को घूरते हुए अभी भी अविश्वास में। राजघराने के होने के बावजूद पिछले सम्राट की 3 राजकुमारियों और एक राजकुमार के कोई अन्य भाई बहन नहीं थे, इसलिए उनका रिश्ता बेहद करीबी था, अन्य शाही परिवारों की तरह बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। चू युआन की याद में ये दूसरी राजकुमारी एक बड़ी बहन की तरह थी। क्योंकि सबसे बड़ी राजकुमारी ने राजवंश की स्थापना से पहले ग्रेट वू को छोड़ दिया था और अब उसका ठिकाना अज्ञात था, बिना किसी खबर के। ये कैसे संभव है कि दूसरी राजकुमारी पूर्वी जुबान क्षेत्र में आए, सभी जगहों में से यहीं? चू युआन ने चू चेन याओ को अपने अध्ययन कक्ष में लाया और उसके लिए खुद स्वर्गीय सार चाय का एक कप बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई पूर्वी जुबान क्षेत्र में कैसे आया? निलंबित डोमेन और पूर्वी जुबान क्षेत्र के बीच की दूरी अविश्वसनीय रूप से विशाल है। जब मैंने यात्रा की तो मैं बाल बाल बच गया। और महान वू ने ग्विहाई प्रांत पर कैसे प्रभुत्व स्थापित किया? जहां तक मुझे याद है, महान वू को ऐसा करना चाहिए था। चू चेन याओ का मतलब था कि महान वू में ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। आखिरकार उसकी याद में महान वू केवल एक सितारा शाही राजवंश था, जो विशाल पूर्वी जुबान क्षेत्र में महत्वहीन था। यह एक लंबी कहानी है। चू युआन ने धीरे धीरे चू चेन याओ को उन घटनाओं के बारे में बताया जो पिछले कुछ वर्षों में हुई थीं। मुझे नहीं पता था कि हमारे पिता 5 साल पहले मर चुके थे और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। चू चेन याओ की अभिव्यक्ति उदास थी। उसे अपने पिता एक प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में याद थे। दिवंगत सम्राट की मृत्यु काफी अजीब थी। 300,000 दिव्य मार्शल सेना के दफन के साथ मेरी जांच के बाद भी यह स्पष्ट बना हुआ है। हालांकि मुझे विश्वास है कि एक बार जब मैं पर्याप्त ताकत हासिल कर लूंगा तो मैं भयावह रहस्य को उजागर करूंगा। यहां तक कि शक्तिशाली प्राणी भी हैं जो समय की नदी को पार करने और अतीत की घटनाओं को देखने की क्षमता रखते हैं। चू युआन ने कहा, जबकि हमारे पिता की मृत्यु विचित्र है, जो मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित करता है वह है तुम, मेरे छोटे भाई। अविश्वसनीय रूप से केवल कुछ वर्षों के भीतर तुमने निलंबित डोमेन को एकीकृत किया, पूर्वी जुबान क्षेत्र में आए और ग्विहाई प्रांत के सभी 4 प्रमुख कुलों को अधीन कर दिया। तुम सच में कमाल हो। तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हें नहीं देख सकती। हालांकि चू चेन याओ ने सस्पेंडेड डोमेन के कई युद्ध नहीं देखे थे, लेकिन उनके बारे में सुनकर ही वह कांप उठी। उसे अविश्वसनीय लगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि जब वह चली गई थी तब ग्रेट वू के पास कितनी ताकत थी। वे अब सस्पेंडेड डोमेन पर हावी हो रहे थे और इसका नाम बदलकर मार्शल डोमेन रख दिया। अब कुछ ही महीनों में पूर्वी जुबान क्षेत्र में आकर उन्होंने एक प्रीफेक्चर की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे दिव्य राजधानी ने निष्ठा की मांग की। वह जिस ग्रेट वू को देख रही थी वह उसकी याद में मौजूद वू से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने मूर्खता से चू युआन से नहीं पूछा कि उसे किस रोमांच का सामना करना पड़ सकता है। वह बस इतना जानती थी कि वह ग्रेट वू की दूसरी राजकुमारी थी और ग्रेट वू उसके पीछे मजबूती से खड़ा एक पहाड़ था। उसके सामने खड़ा चू युआन न केवल उसका छोटा भाई था बल्कि ग्रेट वू का सम्राट भी था। बस यही मायने रखता था। नहीं आश्चर्य है कि पिछले कुछ वर्षों में मेरी साधना तेजी से आगे बढ़ी है, इतने कम समय में दिव्य क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई है। मैंने शुरू में सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक बोध हुआ था, लेकिन ये सब तुम्हारे कारण है, छोटे भाई। चू चेन याओ ने कहा।
ग्रेट वू की दूसरी राजकुमारी के रूप में। हालांकि तुम ग्रेट वू में नहीं हो, यह अब एक समृद्ध राष्ट्रीय भाग्य वाला 5 सितारा शाही राजवंश है। शाही परिवार के सदस्य के रूप में ये स्वाभाविक है कि तुम्हें राष्ट्रीय भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसलिए क्षेत्र में तुम्हारी तेजी से उन्नति होगी। हालांकि ये तथ्य कि दूसरी राजकुमारी ने दिव्य क्षेत्र में इतनी जल्दी प्रगति की, आपकी जन्मजात प्रतिभा के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देश के भाग्य की शक्ति थी। चू चेनयाओ महान वू की दूसरी राजकुमारी थी जिसका दर्जा अत्यंत सम्मान का था। जहां तक सबसे बड़ी राजकुमारी का सवाल है, चू युआन को उसकी कोई याद नहीं थी। छोटे भाई, तुम मेरी बहुत चापलूसी करते हो, मैं अपना वजन खुद जानता हूं, चू चेनयाओ ने कहा। लेकिन दूसरी राजकुमारी के कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम कंसीलिंग द मून प्रांत से हो और कंसीलिंग द मून संप्रदाय से तुम्हारा कोई संबंध होना चाहिए। चू युआन ने चू चेनयाओ के कपड़ों पर प्रतीक देखा। निंगवान भी कंसीलिंग द मून प्रांत से आई थी। सम्राट बहुत समझदार हैं, चू चेनयाओ ने कहा। वास्तव में मैं कंसीलिंग द मून प्रांत से आता हूँ। मैं कंसीलिंग द मून संप्रदाय का बाहरी बुजुर्ग भी हूँ। कियानकुन वाणिज्य के माध्यम से मुझे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि ग्विहाई प्रांत में एक महान वू राजवंश का उदय हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ नामों का संयोग है, लेकिन इतने सालों से घर से दूर रहने के कारण मैंने सोचा कि मैं इस पर नजर डालूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं सही था। ये वास्तव में महान वो है। इसलिए मार्शल सम्राट जिसके बारे में कियानकुन वाणिज्य के लोगों ने बात की थी, वह आप थे। वास्तव में जब मैं घर से निकला और 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला से यात्रा पर निकला तो मुझे एक तूफान का सामना करना पड़ा। उस समय मैं केवल दिव्य क्षेत्र में था और समुद्र में लगभग नष्ट हो गया था। ये चंद्रमा को छिपाने वाले संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे जो संयोग से वहां से गुजरे और मुझे चंद्रमा को छिपाने वाले प्रांत में ले गए। चू चेनयाओ ने वर्षों के अपने अनुभवों को याद किया। यदि चंद्रमा को छिपाने वाले संप्रदाय गुरु नहीं होते तो मैं दूसरी राजकुमारी को फिर कभी नहीं देख पाती और हमारी माँ का दिल टूट जाता। ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से चंद्रमा को छिपाने वाले संप्रदाय गुरु से मिलना चाहिए और पिछले एक दशक में दूसरी राजकुमारी की देखभाल के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। चू युआन ने कहा, संप्रदाय गुरु एक शक्तिशाली 10वीं श्रेणी के दिव्य विशेषज्ञ हैं। हालांकि वह एक महिला हैं, लेकिन उनके दशकों के अभ्यास ने उन्हें चंद्रमा को छिपाने वाले संप्रदाय गुरु बनने की अनुमति दी। पिछले संप्रदाय गुरु की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पदभार संभाला और ऐसा माना जाता है कि वे गुप्त चंद्रमा संप्रदाय की अगली शून्य देवता होंगी। एम्पवीला योजक चिन्ह novelbin.net पर अपनी यात्रा जारी रखें। चू चेनयाओ ने कहा, वह वास्तव में एक उल्लेखनीय महिला है। एक उल्लेखनीय महिला, चू युआन ने कहा, मैं वास्तव में उससे मिलना चाहूंगा। मैं जल्द ही हमारे कबीले में वापस आऊंगा और तुम्हारी स्थिति के साथ छोटे भाई मैं तुम्हें संप्रदाय गुरु से मिलवा सकता हूं। चू चेनयाओ हंसने लगा। अगर चू युआन 5 सितारा शाही राजवंश का एक साधारण शासक होता तो शायद उसे गुप्त चंद्रमा संप्रदाय गुरु को देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन चू युआन ग्विहाई प्रांत का सर्वोच्च शासक था। हालांकि चू चेनयाओ उसकी असली ताकत के बारे में निश्चित नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि चू युआन में एक गहरी अथाह गहराई थी, जैसे कि उसके पास कोई अनाम अधिकार हो। अगर वह वहां जाता चंद्रमा संप्रदाय के गुरु को ग्विहाई प्रांत के सर्वोच्च शासक के रूप में छिपाकर उन्हें निश्चित रूप से पूरे चंद्रमा संप्रदाय से असाधारण आतिथ्य प्राप्त होगा। दूसरी राजकुमारी को इस तरह से देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी को पेश करने के बारे में नहीं है। चू युआन ने चू चेनयाओ की मुस्कान में एक चालाक चमक देखी। संप्रदाय के गुरु को अभी तक एक दाव साथी नहीं मिला है और पूरे पूर्वी जुबान क्षेत्र में अनगिनत लोग संप्रदाय के गुरु द्वारा मोहित हैं। आखिरकार वह भविष्य की शून्य भगवान होगी। चू चेनयाओ ने अचानक एक आश्चर्यजनक स्वर में कहा, जहां तक मैं देख सकता हूं आपके हरम में किसी भी महारानी को जगह नहीं दी गई है। यदि आप संप्रदाय के गुरु का दिल जीत सकते हैं और उन्हें महारानी बना सकते हैं तो यह एक अद्भुत बात होगी। अगर हमारी माँ को पता चल जाए तो वह बेहद खुश होंगी। ये पूरे ग्रेट वू के लिए एक खुशी का अवसर होगा। महारानी, ये सुनकर चू युआन हंसा, मेरी शाही बहन, यह क्या मजाक है। हमारी माँ ने कभी महारानी का मामला नहीं उठाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारी माँ का व्यक्तित्व सौम्य है और वह ज्यादा हस्तक्षेप या सवाल करना पसंद नहीं करती। वह अकेली है जो हमारे पिता के दिन भर साधना के प्रति जुनून को सहन कर सकती है। चू चेनयाओ ने गंभीरता से कहा, आपकी शाही बहन के रूप में इस मामले की परवाह करना मेरा कर्तव्य है। हमारे दावू शाही कबीले के सदस्य दुर्लभ हैं। आपको महारानी के मामले पर विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे संप्रदाय के गुरु आपके लिए एकदम सही जोड़ी होंगे। हाँ, ये सम्राट यान यू के संप्रदाय के गुरु से भी नहीं मिला है, चू युआन ने कहा। तो इस बार मैं आपको संप्रदाय के गुरु से मिलवाऊंगा। यदि आप एक बंधन बना सकते हैं तो यह और भी बढ़िया होगा। चू चेनयाओ बहुत उत्सुक है, लगभग चाहती है कि चू युआन यान यू के संप्रदाय गुरु से तुरंत मिल सके।
अगर दावू की शक्ति में तेजी से वृद्धि न होती तो उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता। वह इस मामले को लेकर बहुत उत्साहित है। चू चेन्याओ की आंखों में उत्सुकता देखकर चू युआन कुछ हद तक अवाक रह गया। उसकी दूसरी शाही बहन, जिससे वह हाल ही में मिला है, चिंताजनक रूप से सक्रिय थी। वह वास्तव में उसके लिए एक महारानी खोजने की कोशिश कर रही थी और यानयू के संप्रदाय गुरु पर भी विचार कर रही थी। वह व्यावहारिक रूप से एक मैचमेकर बन रही है। वह कितनी अच्छी बहन है। यानयू संप्रदाय में जाने का मामला अभी के लिए टाला जा सकता है। मेरी शाही बहन आज ही लौटी है, इसलिए सम्राट शाही बहन को एक बड़ा उपहार दें। जब वह बोल रहा था तो अचानक उसके पास प्रकाश की 108 किरणें फूट पड़ीं। प्रकाश की ये 108 किरणें तारों की तरह घूम रही थीं, और जो शुद्ध औषधीय शक्ति विकीर्ण हो रही थी वह सब आध्यात्मिक ईश्वर की गोलियों से थी। क्या ये सभी आध्यात्मिक ईश्वर की गोलियां हैं? चू चेन्याओ आश्चर्यचकित थी। आज मैं अपनी शाही बहन को सीधे ईश्वर पद क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करूंगी। अगर यह पूरी तरह से चू चेन्याओ की साधना पर निर्भर होता तो ईश्वर पद तक पहुंचने में बहुत समय लगता। हालांकि चू युआन ने इस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए सीधे आध्यात्मिक ईश्वर की गोलियों का इस्तेमाल किया। वास्तव में चू युआन ने 10 और राजा श्रेणी की ईश्वर गोलियां फेंकी। चू युआन ने अपने हाथ हिलाए, औषधीय शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और ईश्वर पद कानूनों की समृद्ध शक्ति प्रवाहित हुई। चू चेन्याओ के अचानक इस शक्ति से प्रभावित होने के बाद उसका क्षेत्र तेजी से बढ़ा और उसके शरीर के अंदर ईश्वर पद कानून बनते रहे। ईश्वर पद क्षेत्र। चू चेन्याओ को ईश्वर पद तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा। क्या मैं ईश्वर पद पर पहुंच गई हूँ? चू चेन्याओ अभी भी सदमे में था। क्या वह अभी राजा श्रेणी की ईश्वर की गोली थी? इस तरह की गोली यानयू संप्रदाय में भी अमूल्य है। बहन, आपने ऐसा अमृत निकाला है जो बहुत शक्तिशाली है। एक बार जब मैं ईश्वर पद पर पहुंच जाता हूं तो मैं यानयू संप्रदाय में एक आंतरिक बुजुर्ग बन सकता हूं और मेरी स्थिति अतुलनीय है। यहां तक कि यानयू संप्रदाय भी साधना में सफलता के लिए इतने सारे अमृत का उपयोग नहीं कर सकता था। शाही बहन, ईश्वर पद के बाद क्षेत्र की शक्ति का अनुभव करें और यहाँ शाही बहन को उसके क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए और अधिक आध्यात्मिक ईश्वर गोलियां हैं। चू युआन ने कहा, इसके अलावा मेरे पास शाही बहन को देने के लिए कुछ दिव्य कलाकृतियां हैं। एक कंगन, एक लंबी तलवार, नर्म कवच का एक टुकड़ा, एक जोड़ी जूते और एक हेयरपिन। इन 5 वस्तुओं में से प्रत्येक एक आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण निकला। क्या ये सब मेरे लिए हैं? चू चेन्याओ ने आध्यात्मिक औजारों के अंदर की शक्ति को महसूस किया और आश्चर्यचकित हुआ। वे सभी आध्यात्मिक ईश्वर के औजार हैं। वे बहुत कीमती हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। हम सभी एक परिवार हैं। क्या शाही बहन को अब भी मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत है? दावू के शाही कबीले के केवल कुछ ही सदस्य हैं और चू युआन स्वाभाविक रूप से कुछ आध्यात्मिक ईश्वर के औजारों के साथ कंजूस नहीं होगा। ठीक है, चूंकि यह बहन से है इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। चू चेन्याओ ने गंभीरता से घोषणा की, दावू के लिए बहन को धन्यवाद देने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक महारानी का चयन करूंगा। वह अभी भी इस मामले को लेकर चिंतित थी। एक अच्छी बहन जो अपने भाई की परवाह करती है। इंपीरियल सिस्टर, आपको दावू आए हुए कई साल हो गए हैं। मैंने गुइहाई प्रांत और मार्शल डोमेन के बीच का मार्ग खोल दिया है। इंपीरियल सिस्टर, हमारी माँ और चेनेक्सी को देखने के लिए पहले दावू लौट सकती हैं। चू युआन ने कहा, mvila-novelban.net की नई कहानियों का आनंद लें। वास्तव में मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ और अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जब मैं गया था तब चेनेक्सी अभी भी बहुत छोटी थी। अब वह एक छोटी लड़की बन गई होगी। मैं वास्तव में एक बहन के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हूँ। चू चेन्याओ ने याद दिलाया, मैं इंपीरियल सिस्टर को तुरंत मार्शल डोमेन में वापस ले जाने के लिए एक स्काई वॉरशिप की व्यवस्था करूंगा। चू युआन ने सिर हिलाया। वह अभी ईस्ट प्रोफाउंड रीजन में आया है और बहुत व्यस्त है। इसलिए अगले दिन उसने चू चेन्याओ को वापस दावू ले जाने के लिए एक स्काई वॉरशिप की व्यवस्था की। स्काई वॉरशिप बहुत तेज थी। अगर दिव्य पत्थरों की खपत पर विचार न किया जाए तो उसे राउंड ट्रिप के लिए 1 महीने की भी जरूरत नहीं होगी। चू चेन्याओ को भेजने के बाद चू युआन ने ग्विहाई प्रांत में अपने शासन को मजबूत करना जारी रखा। ग्विहाई प्रांत अब कई संप्रदायों के पिछले अराजक युग से काफी बदल गया है, खासकर आम लोगों का जीवन जो शांतिपूर्ण और स्थिर है। कियानकुन मर्चेंट एसोसिएशन। चू युआन के साथ कई लेन देन के बाद, हालांकि वे सामग्री के हर 10 सेट के लिए केवल एक किंग ग्रेड गॉड पिल प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये सफलता दर उनकी तुलना में बहुत बेहतर है। साथ ही बड़ी संख्या में प्राप्त आध्यात्मिक भगवान की गोलियां उन्हें खुश करती हैं। ज्ञान शक्ति है और साधक जितना मजबूत होता है वह गोलियों पर उतना ही अधिक निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, फैंग लेई ने चू युआन द्वारा प्रदान की गई किंग ग्रेड गॉड पिल्स के साथ कुछ महीनों में कनेक्टिंग गॉड दायरे के 7वें स्तर को तोड़ दिया और कुछ अन्य कनेक्टिंग गॉड साधकों को भी कुछ सफलताएं मिलीं। अगर गोलियां नहीं होती तो वे अकेले कब साधना कर पाते?
इसलिए ईस्ट प्रोफाउंड रीजन में कियानकुन मर्चेंट एसोसिएशन अपनी पूरी ताकत से चुयुआन को औषधीय सामग्री की आपूर्ति कर रहा है। उन्हें बस थोड़ा हेरफेर करने, उन्हें नीलाम करने और इन औषधीय सामग्रियों से ज़्यादा कुछ कमाने की ज़रूरत है। वे जितनी ज़्यादा सामग्री देंगे, चुयुआन के पास उतनी ज़्यादा गोलियां होंगी। यह एक जीत जीत वाला व्यापार है। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि चुयुआन की अच्छी प्रतिष्ठा है और उसने कभी भी उन्हें किसी भी गोली से कम नहीं दिया है। और यह केवल किंग ग्रेड गॉड पिल्स के लिए है। अगर उसे सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृति मिल जाती है तो वह ताई पिल फनेस को सम्राट ग्रेड में अपग्रेड कर सकता है। फिर उत्पादित गोलियां सच्चे देवताओं और दिव्य देवताओं को भी लुभा सकती हैं। गोलियों का उपयोग करके कियानकुन व्यापारी संघ को दृढ़ता से जीता जा सकता है और वे मेरे लिए दाव द्वारा आवश्यक सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक दिन बीतता जाएगा, दाव की समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यही वह भी है जो मैं देखना चाहता हूँ। चुयुआन महत्वाकांक्षी था। 1 महीने से अधिक समय के बाद चू चेन्याओ भी लौट आया। मेरे छोटे भाई, मैंने इस बार अपनी माँ को देखा। मैंने शाही समाधि पर अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी, कई दिनों तक अपनी माँ के साथ रहा और चेनेक्सी को भी देखा। वह बड़ी हो गई है और मैंने उसे यहाँ की स्थिति के बारे में भी बताया। माँ बहुत खुश है। वह भी मेरे सुझाव का समर्थन करती है। पूर्वी गहन क्षेत्र में लौटने पर चू चेन्याओ ने तुरंत चुयुआन को ढूंढ लिया। अपनी वापसी के बाद उसने पाया कि मार्शल डोमेन की स्थिति पहले से पूरी तरह से अलग थी। वह इसे ग्विहाई प्रांत में महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन जब वह मार्शल डोमेन में पहुंची तो सभी की आस्था मार्शल सम्राट में थी और सभी मार्शल सम्राट का सबसे अधिक सम्मान करते थे। दिन रात असंख्य लोग बिना किसी अन्य विचार के मार्शल सम्राट की पूजा कर रहे थे। पूरा मार्शल डोमेन पूरी तरह से एकीकृत था। शाही बहन ने वास्तव में मां के साथ इस पर चर्चा की। चुयुआन ने कहा, बेशक ये दावू के लिए एक बड़ी घटना है, मैं अपनी मां से सलाह कैसे नहीं ले सकता। चू चेन्याओ ने कहा, हालांकि मैं दावू की दूसरी राजकुमारी हूं, मैं यान यू संप्रदाय की एक बाहरी बुजुर्ग भी हूं। मैं कई महीनों से दूर हूं और मुझे यान यू संप्रदाय में वापस जाने की जरूरत है। बहन, आपको इस बार मेरे साथ यान यू संप्रदाय में वापस आना चाहिए। यदि यान यू संप्रदाय दावू के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है तो ये दावू के लिए भी फायदेमंद होगा। चूंकि यह शाही बहन का निमंत्रण है, इसलिए मैं इस बार शाही बहन के साथ यान यू संप्रदाय में जाऊंगी। क्रिसेंट मून संप्रदाय क्रिसेंट मून हवेली के हृदय में रहता है। क्रिसेंट मून संप्रदाय की स्थापना का इतिहास बहुत पुराना है। ये संप्रदाय केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करता है और यहाँ तक कि उनके ऊपर एक दिव्य राजा का शासन होता है। ये पूरे पूर्वी गहन क्षेत्र में शीर्ष पर है। शून्य देव क्षेत्र के पूर्व संप्रदाय गुरु के त्याग के बाद शीर्षक और पद नए संप्रदाय गुरु को सौंप दिया गया। क्रिसेंट मून संप्रदाय में पहुंचने पर चुयुआन और चू चेन्याओ ने अपने सामने धुंध से घिरे कई परी पर्वत देखे। ये पर्वत विभिन्न प्रकार के फूलों, पौधों और पेड़ों से भरे हुए थे। महिला मार्शल कलाकार हर जगह उड़ रही थीं, उनकी हरकतें आध्यात्मिक हवा के भीतर नृत्य के समान थीं, वास्तव में एक मनोरम दृश्य। युआन, हम क्रिसेंट मून संप्रदाय में पहुंच गए हैं। बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मेरे साथ तुम अंदर जा सकोगे। मैंने संप्रदाय के गुरु को तुम्हारे आने की सूचना पहले ही दे दी है। दाव के भगवान क्रिसेंट मून संप्रदाय में आ जाए हैं और उसने अपनी सहमति से उत्तर दिया। उसने मुझे तुम्हें क्रिसेंट मून पैलेस में ले जाने का निर्देश दिया। चू चेन्याओ ने बोलते हुए परिपर्वतों की ओर इशारा किया। M_VILA योजक चिन्ह novelbun.net पर नए अध्याय पढ़ें। ठीक है, चूंकि यह ऐसा ही है तो चलिए पहले क्रिसेंट मून संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं, चुयुआन ने उत्तर दिया, सन्निहित परिपर्वतों को देखते हुए। ये वास्तव में एक 6 सितारा संप्रदाय था जिसमें एक शून्य देवत्व व्यक्ति था। उसने अनुमान लगाया कि इस पर्वत श्रृंखला के नीचे शायद राजा श्रेणी के खनिजों की अनगिनत नसें दबी हुई थीं। एक बार क्रिसेंट मून संप्रदाय के अंदर उसने देखा कि हर दिशा में काफी संख्या में महिलाएं आ जा रही थीं। संप्रदाय में लगभग सभी क्षेत्रों के लोग रहते थे। हालांकि चुयुआन ने जिस स्थान पर प्रवेश किया वह केवल एक बाहरी क्षेत्र था और केवल दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के माध्यम से ही कोई आंतरिक शिष्य बन सकता था। चू चेन्याओ को संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से वापस लाया गया था, इस प्रकार वह संप्रदाय के भीतर एक निश्चित स्थिति रखती थी। नमस्कार एल्डर चू। शिष्यों ने चू चेन्याओ को अपना सम्मान दिया और समय समय पर चुयुआन पर उत्सुक नजर डाली। पुरुषों को आमतौर पर क्रिसेंट मून संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जो पुरुष प्रवेश कर सकते थे वे लगभग सभी असाधारण प्राणी थे। तुम क्या सोचते हो, युआन? हालांकि क्रिसेंट मून संप्रदाय पूर्वी गहन क्षेत्र में शक्ति के मामले में पहले स्थान पर नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तव में अनगिनत लोग इससे ईर्ष्या करते हैं। संप्रदाय गुरु एक मायावी व्यक्ति है जिसकी कई लोग प्रशंसा करते हैं, जिनमें शून्य देवत्व स्तर के लोग भी शामिल हैं। चू चेन्याओ ने हंसते हुए कहा, मैं पहले कभी क्रिसेंट मून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से नहीं मिला,
लेकिन मैंने सुना है कि भले ही वह दिव्य अंतर्दृष्टि के स्तर 10 पर है, लेकिन यह अफवाह है कि उसने एक बार दिव्य राजा से लड़ाई की थी। हालांकि दिव्य राजा ने कभी जीत का दावा नहीं किया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से संप्रदाय गुरु को पराजित नहीं कर सका। चू युआन ने सोचा, उसकी ताकत शून्य भगवान के करीब लगती है। संप्रदाय गुरु की ताकत के बारे में, यहाँ तक कि साधारण शून्य देवता भी शायद ही उसे पराजित कर सकें। चू चेन्याओ ने सहमति में सिर हिलाया। चलो पहले क्रिसेंट मून पैलेस चलते हैं। चू चेन्याओ ने क्रिसेंट मून संप्रदाय में सबसे ऊंचे परी पर्वत की ओर इशारा किया। चू चेन्याओ, तुम वापस आ गई हो। मुझे लगा कि तुम पिछले कुछ महीनों में वहां मर गई हो। सौभाग्य से तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ी, वरना तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बहुत याद करती। इस समय एक महिला की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मुंह के कोने के पास एक तिल वाली एक लंबी युवा महिला चू युआन के सामने आई। उसने चू चेन्याओ को ठंडे अंदाज में देखा। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अप्रिय थी। वह कौन है? चू युआन ने पूछा। वह ज़ुओ फेंग है। हमारे बीच पहले भी कुछ मतभेद हो चुके हैं। वह एक बाहरी बुजुर्ग है, लेकिन क्रिसेंट मून संप्रदाय के भीतर उसका काफी प्रभाव है। उसके ज़ुओ परिवार में संप्रदाय में एक दिव्य अंतर्दृष्टि बुजुर्ग है। हालांकि चूंकि मुझे संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से वापस लाया गया था, इसलिए वह आमतौर पर मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करती, चू चेन्याओ ने उदासीनता से समझाया। यह आदमी कौन है? ज़ुओ फेंग ने चू युआन को देखा, उस पर अपनी नजरें घुमाईं और कहा, पुरुषों को संप्रदाय में कब से स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति है? यह आदमी कौन है? आपका जिगोलो जिसे आपने बाहर से उठाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप महीनों से संप्रदाय से दूर हैं। आपका व्यवहार संप्रदाय के नियमों के विरुद्ध है। तुम, चू चेन्याओ ने गुस्से से कहा। ज़ुओ फेंग, मैं तुम्हें बता दूंगी, उसकी पहचान है। चू चेन्याओ, क्या तुम मुझे मेरे नाम से पुकारने की हिम्मत कर सकती हो, जबकि मैं एक आंतरिक बुजुर्ग हूँ? अचानक ज़ुओ फेंग ने एक दिव्य आभा जारी की, उसे बाधित करते हुए, तुम्हारे अनुपस्थित रहने के महीनों में मैं दिव्य क्षेत्र में पहुंच गई हूँ। संप्रदाय के गुरु की सुरक्षा पर निर्भर होकर तुम अपनी साधना के प्रति लापरवाह रही हो। हमारे नियमों के अनुसार तुम जैसे बाहरी बुजुर्ग को आंतरिक बुजुर्ग से मिलने पर सम्मान दिखाना चाहिए। तो तुम दिव्य क्षेत्र में हो? चू चेन्याओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। ठीक है, मैं भी हूँ। दिव्य क्षेत्र में? ज़ुओ फेंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने आश्चर्य से कहा, यह असंभव है। तुम कुछ साल पहले ही शून्य देव क्षेत्र में आगे बढ़ी हो और तुम पहले से ही ईश्वर पद पर साधना कर चुकी हो। क्या संप्रदाय गुरु ने तुम्हें दिव्य अमृत दिया है? ये कहते हुए उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक मोटी परत दिखाई दे रही थी। यह असंभव क्यों होगा? चू चेन्याओ ने ठंडे स्वर में कहा, एक तरफ खड़े हो जाओ। मेरा रास्ता मत रोको। 1 मिनट रुको। चू चेन्याओ को उसे अनदेखा करते हुए देखकर ज़ुओ फेंग की आंखें चमक उठीं और वह अचानक बोली, चून की छोटी बहन पहले ही ईश्वर पद पर पहुंच चुकी है, इसलिए बड़ी बहन को अपनी ताकत की सराहना करने दो। आखिरकार संप्रदाय के गुरु की नज़र में आप वर्तमान स्वर्णिम लड़की हैं। वह कबीले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली हुआ करती थी। हालांकि हाल के वर्षों में चू चेन्याओ के अचानक उदय के साथ उसने उसकी सारी सुर्खियां बटोर ली हैं और उसे पीछे छोड़ दिया है। अब वह भगवान की स्थिति में आगे बढ़ गई थी और फिर भी उससे आगे निकल गई, जिसने ज़ुओ फेंग के दिल में एक बड़ी ईर्ष्या पैदा कर दी। चू युआन के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे। कबीले के भीतर आंतरिक दमन और भगवान की स्थिति के दायरे का संघर्ष बहुत आम था। उसकी बहन के लिए उसके साथ एक खेल खेलना और ज़ुओ फेंग के चेहरे पर शारीरिक रूप से थप्पड़ मारना ठीक है। फूल चुनना, छाया डालना। ज़ुओ फेंग ने चू चेन्याओ की सहमति का इंतजार नहीं किया और अचानक उसे हिला दिया। उसकी हरकतें सुंदर थीं, उसका पतला शरीर हवा में हिल रहा था और पंखुड़ियां एक एक करके गिर रही थीं। हालांकि इन पंखुड़ियों में भयानक शक्ति थी। ज़ुओ फेंग, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हालांकि चू चेन्याओ का चरित्र चू शियाओनियांग जितना उग्र नहीं है, वह महान वु राजवंश की तरह मार्शल आर्ट को प्राथमिकता देती है और किसी भी चुनौती से नहीं डरती। दोनों बुजुर्ग वास्तव में लड़ रहे हैं। ये भगवान पद क्षेत्र की शक्ति है। ये व्यापक रूप से ज्ञात था कि दोनों बुजुर्गों के बीच संबंध खराब थे, लेकिन अब वे दोनों भगवान पद पर आगे बढ़ गए और फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों बुजुर्ग कई सालों से लड़ रहे हैं। ... बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हो गए। चू चेन्याओ, तुम संभवतः मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ुओ फेंग ने अचानक एक चांद की डिस्क निकाली जो धुंधली चांदनी बिखेर रही थी। हालांकि वह चांदनी क्षेत्र की शक्ति थी जो एक घने विनियमन में उलझी हुई थी, जो चू चेन्याओ को अंदर फंसाने की कोशिश कर रही थी। सिल्वर मून डिस्क, वह टेलीपैथिक एल्डर वास्तव में आपको महत्व देता है, आपको यह आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण प्रदान करता है। चू चेन्याओ को जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसने अपने सिर पर लगे हेयरपिन को निकाला, उसे धीरे से हिलाया, बहुत तेज एक सुनहरी रोशनी खुली और सीधे चांदनी के दायरे को तोड़ दिया।
उसके हाथ के कंगन से आकाशगंगा जैसी रोशनी निकली जिसने जुओ फैंग को अंदर फंसा दिया। आध्यात्मिक भगवान का औजार। जुओ फैंग की पुतलियां नाटकीय रूप से फैल गईं। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने सारे आध्यात्मिक भगवान के औजार कैसे हैं? क्या संप्रदाय के गुरु ने तुम्हें ये दिए हैं? नहीं, ये मेरे कबीले से नहीं हैं। ये तुम्हारे साथ आए आदमी से हैं। वो कौन है? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चू चेन्याओ आध्यात्मिक भगवान के औजारों से भरी हुई है। भगवान के पद पर पहुंचने के बाद केवल जुओ परिवार के टेलीपैथिक एल्डर ने उसे एक दिया। हालांकि चू चेन्याओ की तुलना में वह तुरंत उससे अभिभूत हो गई, खुद को एक भिखारी की तरह दिखाने लगी, फिर भी खुद के बारे में आत्मसंतुष्ट। वह पहले से ही चू चेन्याओ के प्रति ईर्ष्या से भरी हुई थी। अब जब वह फिर से छाया में आ गई तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। मैं तुम्हें बता दूंगी कि वह कौन है, चू चेन्याओ ने गर्व से कहा। वह महान वू राजवंश का स्वामी, मार्शल सम्राट और गुइहाई प्रांत का वर्तमान स्वामी है। इस बार वह हमारे संप्रदाय के गुरु से मिलने आया था और तुम यहाँ बेशर्मी करने की हिम्मत कर रहे हो। महान वू मार्शल सम्राट, जुओ फैंग चिल्लाया, क्या गुइहाई प्रांत पर 4 संप्रदायों का शासन नहीं है? महान वू कब प्रकट हुआ? बेशर्म, जुओ फैंग, जल्दी से पीछे हट जाओ। अचानक एक टेलीपैथिक की शक्ति संचारित हुई और एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई जिसने जुओ फैंग को घूरते हुए कहा, मैं कबीले की बड़ी जुओशी हूँ। इस जुओ फैंग को मैंने बिगाड़ दिया है और यहाँ परेशानी खड़ी कर दी है। मुझे डर है कि उसने आज मार्शल सम्राट को नाराज कर दिया है। साधारण सफ़ेद वस्त्र पहने बुढ़िया की साधना बहुत ऊंची है, जो ईश्वर तक पहुंचने की 8वीं रैंक तक पहुंचती है। जुओ फैंग भले ही मार्शल सम्राट को न जानता हो, लेकिन कबीले के आंतरिक और बाहरी मामलों का प्रबंधन करने वाले ग्रैंड एल्डर जुओशी को इसकी जानकारी नहीं हो सकती। पिछले कुछ महीनों में मार्शल सम्राट का नाम पूरे पूर्वी जुवान प्रांत में फैल चुका था। गुइहाई प्रांत के 4 संप्रदायों ने उनके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की और स्पिरिट राइस के रूप में जानी जाने वाली एक घटना उभरी और ऐसा कहा जाता है कि उनके राजवंश के भीतर उनके पास अविश्वसनीय रूप से भयानक युद्धपोत थे। मार्शल सम्राट और हमारे कबीले के बुजुर्गों के बीच क्या संबंध है? जैसे ही वह बोल रही थी, चू युआन की ताकत का अंदाजा लगाने के प्रयास में एक शक्तिशाली दिव्य भावना बाहर निकली। हालांकि उसे जो बात चौंकाती थी वह ये थी कि जैसे ही उसकी दिव्य भावना बाहर फैली, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जैसे कि किसी रहस्यमय शक्ति ने उसे निगल लिया हो, जिससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह मार्शल सम्राट किंवदंतियों में वर्णित सम्राट से भी अधिक भयानक था। वह मेरी शाही बहन है, दावू की दूसरी राजकुमारी, चू युआन ने कहा। तो चेन याओ की ऐसी पहचान है? चेन याओ, तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पीछे मार्शल सम्राट जैसा शक्तिशाली अस्तित्व है। बड़े जुओशी को आखिरकार एहसास हुआ। चू चेन याओ थोड़ा असहाय लग रहा था। जब वह चली गई, दावू सिर्फ एक सितारा शाही राजवंश था। इस तथ्य को बताना निरर्थक होगा। इसके अलावा दावू का अचानक उदय हाल के वर्षों की बात है, यहाँ तक कि उसे एक राजकुमारी के रूप में अभी कुछ समय पहले ही पता चला था। मार्शल सम्राट के आगमन की खबर सुनकर संप्रदाय के गुरु चंद्रग्रहण महल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई उपेक्षा हुई है, मार्शल सम्राट कृपया हमें माफ करें। भले ही चंद्रग्रहण संप्रदाय शून्य भगवान स्तर का संप्रदाय था, लेकिन चू युआन के नेतृत्व में महान वू राजवंश हाल के महीनों में बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहा था। वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने अपना हाथ हिलाया और लोगों को चंद्रग्रहण महल में ले गई। चंद्रग्रहण महल के अंदर सब कुछ चमक रहा था, खासकर छत, जो एक कांच की तरह थी जहां से तारे देखे जा सकते थे। इस समय दोनों तरफ कुछ बुजुर्ग बैठे थे। चू चेन याओ ने देखा, हालांकि वह 1 दशक से अधिक समय से चंद्रग्रहण संप्रदाय में थी, उसने पहले कभी इतने सारे पहुंच देवता बुजुर्गों को नहीं देखा था। पहले एक से मिलना भी दुर्लभ था। यह मार्शल सम्राट होना चाहिए। चेन याओ, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगे? अचानक एक सुखद और सुखद आवाज आई। मुख्य सीट पर एक महिला बैठी थी। उसने चंद्रग्रहण संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के वस्त्र पहने हुए थे। वह एक अद्वितीय परी की तरह लग रही थी जो चंद्र महल से बाहर आई थी, और उसकी भौहों के बीच में चांदनी की छाया थी। इसने रहस्य की एक मजबूत भावना को जोड़ा। वह चंद्रग्रहण संप्रदाय की संप्रदाय गुरु थी। चू युआन ने चंद्रग्रहण संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को देखा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। शाही शहर में उसने जो म्यू रोल देखा था वह एक विनाशकारी सुंदरता थी, उन विप्तिपूर्ण सुंदरियों में से एक जो किसी को एक साम्राज्य छोड़ने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन चंद्रग्रहण संप्रदाय के इस संप्रदाय गुरु ने उसे एक अलग एहसास दिया। वह पहली नज़र में आंखों को भाती थी, हमेशा दूर से सराहनीय होने का एहसास कराती थी, जैसे आकाश में एक दिव्य प्राणी। आप उसे केवल धुंध में देख सकते थे, उसके परी स्वभाव की सराहना कर सकते थे। म्यूरो की बात करें तो जब दावू 32 साल का था तब उसका संगीत वर्ग अचानक गायब हो गया। संप्रदाय गुरु, चू चेन याओ ने सिर हिलाया और कहा, वह मार्शल डोमेन से दावू का मार्शल सम्राट है। इस समय चू युआन भी एक चौड़ी सीट पर बैठा था, जो चंद्रग्रहण संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की स्थिति के समानांतर थी।
इस तरह का आतिथ्य पहले से ही बहुत उच्च स्तर का था, जो चू युआन के लिए चंद्र ग्रहण संप्रदाय के महत्व को दर्शाता है। युआन संप्रदाय गुरु का नाम लुओ युयंग है। चू चेन याओ ने फुसफुसाया। मुझे उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए संप्रदाय गुरु लुओ को धन्यवाद देना चाहिए। यदि संप्रदाय गुरु लुओ न होते तो मेरी शाही बहन समुद्र में दफन हो जाती और मैं अपनी शाही बहन को कभी नहीं देख पाता। चंद्र ग्रहण संप्रदाय की आज की यात्रा व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देने के लिए है। चू युआन ने कहा, किसने सोचा होगा कि चू चेन याओ दावू की दूसरी राजकुमारी है। उसने इसे पहले बहुत गहराई से छिपाया था, किसी को पता नहीं था। दावू ने गुइहाई के 4 संप्रदायों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। यह अपने आप में दावू की ताकत की गवाही देता है। यह मार्शल सम्राट असाधारण लगता है, उसके बारे में रहस्य का एक संकेत है। संप्रदाय गुरु आमतौर पर मेहमानों को स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें संभालते हैं, लेकिन आज वह व्यक्तिगत रूप से मार्शल सम्राट से मिल रही है। ये दिखाता है कि संप्रदाय गुरु भी बहुत जिज्ञासु है और मार्शल सम्राट को महत्व देता है। मार्शल सम्राट को देखो, वह अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए। कबीले के सभी बुजुर्ग अपनी दिव्य भावना के माध्यम से आदान प्रदान में लगे हुए थे। ये संयोग से हुआ कि हमारा संप्रदाय वहां से गुजरा और चेन्याओं को बचाते हुए आगे बढ़ गया। मार्शल सम्राट, आप बहुत विनम्र हैं। लुओ युयंग की आवाज़ कोमल और सुखद थी, जिससे लोग उसमें डूब गए। एक हल्की मुस्कान के साथ उसके सुंदर चेहरे ने सभी के मन को शांत कर दिया जब उसने कहा, मार्शल सम्राट को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको देखकर हमारे संप्रदाय को निराशा नहीं हुई है। इस समय कोई चाय लेकर आया। ये चाय स्वर्गीय सार चाय से अलग थी, यह एक प्रकार की पुष्प चाय थी। थोड़ा हिलाने पर एक गोल और स्पष्ट सुगंधित सुगंध फैल गई। संप्रदाय गुरु लुओ, चू युआन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि यह संप्रदाय गुरु लुओ के लिए एक मामूली बात है, ये वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी बात है। हम कृतघ्न होने वाले लोगों में से नहीं हैं, इसलिए इस यात्रा में संप्रदाय गुरु लुओ के लिए एक उपहार भी शामिल है। उसने एक जेड बोतल निकाली। अंदर क्या है? यह एक किंग ग्रेट गॉड पिल है। क्या किंग ग्रेट गॉड पिल? यूतियन किंगलिंग डैन। इस पिल को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। ये किंग ग्रेट गॉड पिल में सबसे अच्छी है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जो लोग देवताओं के साथ संवाद करने के 10वें स्तर पर पहुंच चुके हैं, वे शून्य ईश्वर क्षेत्र के नियमों को समझ सकते हैं और शून्य ईश्वर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पुराने संप्रदाय गुरु को भी दिव्य राजा तक पहुंचने का अवसर मिला क्योंकि उन्होंने कई यूतियन किंगलिंग डैन खाए थे। मार्शल सम्राट वास्तव में एक यूतियन किंगलिंग डैन की पेशकश कर रहे हैं। अंदर 5 यूतियन किंगलिंग डैन हैं। चू युआन को इतनी कीमती गोली देते हुए देखकर संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के चेहरे बदल गए क्योंकि उन्होंने यूतियन किंगलिंग डैन को देखा। बड़ी मात्रा में राजा श्रेणी के देव पत्थरों के साथ भी किसी को इसे खरीदना मुश्किल हो सकता है। ये बहुत कीमती था। यूतियन किंगलिंग डैन शून्य देव क्षेत्र तक पहुंचने की सफलता दर में सुधार करने में सक्षम है। लगभग कोई भी इसे नहीं बेचेगा। यूतियन किंगलिंग डैन। लुओ युयंग भी आश्चर्यचकित था। मार्शल सम्राट इतनी कीमती गोली दे रहा है, हमारा संप्रदाय इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। सभी को आश्चर्य हुआ। यूतियन किंगलिंग डैन का सामना करने पर भी लुओ युयंग बना रहा दृढ़ और बहकावे में नहीं आया। संप्रदाय गुरु, यह मार्शल सम्राट का आभार है, बस इसे स्वीकार करें। चू चेन्याओ ने जल्दी से कहा, यदि संप्रदाय गुरु ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं समुद्र में दफन हो जाता। गोली की तुलना में मैं अपनी शाही बहन की जीवन रक्षक कृपा को अधिक महत्व देता हूं, चू युआन ने कहा। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। लुओ युयंग ने धीरे से अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। लुओ युयंग को यूतियन किंगलिंग दान स्वीकार करते हुए देखकर संप्रदाय के बुजुर्गों ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस यूतियन किंगलिंग दान के साथ लुओ युयंग का दिव्य राजा तक पहुंचने का समय बहुत कम हो जाएगा। ये कबीले के लिए एक उत्कृष्ट बात है। आखिरकार एक अतिरिक्त दिव्य राजा के अस्तित्व के साथ संप्रदाय की स्थिति नाटकीय रूप से अलग होगी। इस समय वे सभी चू युआन को बहुत प्रसन्नता से देखते हैं। लुओ युयंग का स्वभाव बहुत सौम्य है। वर्षों पहले उसके अनजाने में किए गए कार्य ने चू चेन्याओं को बचाया और उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा प्रतिफल लाएगा। मेरी शाही बहन को भी वर्षों से बड़ों से बहुत देखभाल मिली है, मैंने अन्य उपहार भी लाए हैं। चू युआन की उंगलियों की झिलमिलाहट के बीच 1 दर्जन से अधिक जेड बोतलें उड़कर बड़ों के हाथों में आ गिरीं। हालांकि यूतियन किंगलिंग डैन जितनी कीमती नहीं है, वे भी किंग ग्रेट स्पिरिट पिल्स हैं। मार्शल सम्राट, आप बहुत विनम्र हैं। ये संचार देवता बुजुर्ग सभी मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर चू चेन्याओं को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि चू युआन उसकी ओर से लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, भविष्य में कबीले में उच्च पद प्राप्त करने के लिए उसके लिए एक नींव रख रही थी। कबीले के महान हॉल के ऊपर का स्थान पारदर्शी था और बाहर का भाग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस समय लुओ युयंग ने थोड़ा ऊपर देखा और तारों से भरे रात के आकाश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मार्शल सम्राट को पता है कि हमारे कबीले को कबीला क्यों कहा जाता है?
ये पूर्वी गहन क्षेत्र में महान आश्चर्यों में से एक है, छिपे हुए चंद्रमा का आश्चर्य। ग्रहण घटना, चू युआन ने पूछा। ये सही है, ग्रहण घटना ग्रहण कबीले के महान आश्चर्यों में से एक है। लुओ युयन की स्पष्ट और मधुर आवाज गूंज उठी। मार्शल सम्राट के आगमन का समय सही है। ग्रहण घटना हर 10 साल में एक बार ही होती है और आज रात इसे अनलॉक करने का समय है। अगर मार्शल सम्राट के पास समय हो तो वह रुककर इस घटना को देख सकता है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, चू युआन ने घोषणा की। माननीय बुजुर्गों, ग्रहण की घटना को खोलो। ये कहते हुए लुओ युयन ग्रहण महल से चली गई, शून्य के बीच में दिखाई दी। आज रात आकाश में तारे विशेष रूप से चमकते हुए लग रहे थे। लुओ युयन ने अपने हाथों को हवा में खूबसूरती से हिलाया, सितारों की धूल की किरणें छोड़ते हुए मानो शून्य में कोई दिव्य प्राणी था। चू युआन ने ध्यान से देखा कि शून्य में परिवर्तन हो रहा है। चमक की एक लहर बह गई थी, जिससे आकाश में एक अंतहीन समुद्र दिखाई देने का आभास हो रहा था। ग्रहण गुप्त क्षेत्र खुल रहा है, चू चेन्याओ ने चू युआन के बगल में फुसफुसाया। समुद्र से उगते हुए पूर्णिमा की तरह आकाशीय प्रकाश एक महासागर में बदल गया और एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा झिलमिलाते समुद्र से उभरा, इसकी चमक बेहोश और मायावी। चांद के अर्धचंद्र के भीतर महलों की झलक दिखाई दे रही थी, जिससे ये चंद्र महलों के समान दिखाई दे रहा था। इस समय लुओ युयन ऐसा लग रहा था जैसे वह ग्रहण के साथ विलीन हो गई हो। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह चांद के महल की परी है। गुलाबी बादलों का एक प्रभामंडल उसके चारों ओर घूम रहा था, जो एक सुरम्य प्राचीन स्वर्ग बना रहा था और दृश्य बेहद खूबसूरत था। स्वर्गीय आकाशीय महलों और असाधारण सुंदरता वाली परियों के साथ ये दृश्य स्वर्ग से एक दृष्टि की तरह है, चू युआन ने प्रशंसा की। परी की उपस्थिति से ग्रहण घटना की सुंदरता और भी बढ़ गई। एक बार जब ग्रहण घटना शुरू हुई तो चू युआन स्पष्ट रूप से ग्रहण से बहने वाली अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा की लहर महसूस कर सकता था। उसने देखा कि ग्रहण संप्रदाय के सभी बड़े शिष्यों ने इस ऊर्जा को आकर्षित करते हुए साधना तकनीक शुरू की थी। ऐसा लगता है कि ग्रहण घटना शून्य के भीतर एक छिपी हुई वास्तविकता है। चू युआन अपने सामने सुंदर दृश्य को देखते हुए लुओ युयन के बगल में चला गया, उनके प्रतिबिंब ग्रहण में विलीन हो गए। दिव्य सम्राट। इस समय चांदनी की चमक के भीतर ग्रहण संप्रदाय के कई बुजुर्गों के मन में ये 3 शब्द दिव्य सम्राट उभरे। चू युआन ने एक आज्ञाकारी और संप्रभु आचरण दिखाया, उसकी शाही आभा इतनी तीव्र थी कि इसने उनके भीतर श्रद्धा की भावना को जगा दिया। वास्तव में वह मार्शल सम्राट है, लुओ युयन ने कहा। वास्तव में ग्रहण के भीतर एक गुप्त क्षेत्र है, जिसे एक दिव्य देवता ने बनाया है। हमारे कबीले के संस्थापक इस स्थान पर ठोकर खाकर आए और गुप्त क्षेत्र में विरासत प्राप्त की। संप्रदाय की स्थापना यहीं हुई, जिससे ग्रहण नाम पड़ा। दिव्य देवता। आकाशीय देवता एक देवता जैसा व्यक्ति है जो आकाश को भेदता है, अपने हाथ के एक झटके से तारों को नष्ट कर देता है और ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान पर राज करता है। ये शक्ति का एक अकल्पनीय स्तर है। एक शून्य देवता भ्रामक है, जबकि एक आकाशीय देवता एक सच्चे देवता से परे है। पूरे 5 रहस्यमय क्षेत्रों में एक भी आकाशीय देवता नहीं है। यहाँ तक कि केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र में भी आकाशीय स्तर तक पहुँचना अत्यंत दूर की बात है। लुओ युयन ने आगे कहा, ग्रहण गुप्त क्षेत्र हर 10 साल में एक बार खुलता है, जो चंद्रमा की आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करता है। ये शक्ति हमारे शिष्यों के लिए अविश्वसनीय रूप से लाभकारी है। स्वर्ग के साथ संचार करने में 10वें स्तर को प्राप्त करना वास्तव में गुप्त क्षेत्र के योगदान के कारण है। आकाशीय देवता द्वारा बनाया गया गुप्त क्षेत्र असाधारण है। चू युआन ने सहमति में सिर हिलाया। शून्य में स्थिर शून्य के सार को अवशोषित करता है और इसे चंद्र आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है। महान विच्छेदन तकनीक का अभ्यास करने वाले चू युआन अंतरिक्ष के भीतर उतार चढ़ाव के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील थे। आपकी बातें गलत नहीं हैं, सम्राट। बाहर से आप केवल ग्रहण देख सकते हैं, लेकिन अंदर आप पूरे गुप्त क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। हर 10 साल में देखा जाने वाला दृश्य एक छोटा सा तमाशा है। ये वर्ष एक शताब्दी है, जो सामान्य से अधिक रहस्यमय होने का वादा करता है। क्या आप इसे देखने में रुचि रखते हैं, सम्राट? लुओ युयन ने पूछा। विकल्प 1, लुओ युयन के निमंत्रण को अस्वीकार करें, ग्रहण गुप्त क्षेत्र में प्रवेश न करें, 500 भाग्य अंक प्राप्त करें, यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ X1 का मौका। विकल्प 2, लुओ युयन के निमंत्रण को स्वीकार करें, ग्रहण गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करें, 500 भाग्य अंक प्राप्त करें, यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ X1 का मौका। चून की संप्रदाय के गुरु लुओ ने मुझे आमंत्रित किया है, एक दुर्लभ तमाशा जो 1 सदी में केवल एक बार होता है। मैं स्वाभाविक रूप से इसके बारे में उत्सुक हूँ। डिंग। मेजबान विकल्प 2 चुनता है, 500 भाग्य अंक प्राप्त करता है, यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ X1 का मौका। ग्रहण गुप्त क्षेत्र खोलें, सभी शिष्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। लुओ युयन, हालांकि एक दिव्य परी के रूप में एक संप्रदाय के प्रधानाध्यापक भी थे, स्वाभाविक रूप से अधिकार की भावना रखते थे। सम्राट, कृपया। गुप्त क्षेत्र में कदम रखने से पहले लुओ युयन ने चू युआन से बात की।
भाईयुआन संप्रदाय गुरु के साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चू युआन और लुओ युयन को दिव्य प्राणियों की तरह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते देख चू चेन्याओ का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्रहण गुप्त क्षेत्र के अंदर लगभग 10,000 मील की दूरी पर प्रचुर चंद्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। अंदर थोड़ी ठंडी हवा थी। बाहर से दिखने वाले महल भ्रम नहीं थे, बल्कि वास्तविक इमारतें थीं। इसके अलावा यह उजाड़ नहीं था। यहाँ क्रिस्टलीय चांदनी जैसे पेड़ लगाए गए थे। ये चंद्र आध्यात्मिक वृक्ष था। ये स्थान गंभीर साधना के लिए एक दिव्य देवता का आश्रय स्थल माना जाता है। यह अत्यंत प्राचीन है, लुओ युयन ने चू युआन को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा स्पष्ट थी। उसने चू युआन को भी आमंत्रित किया था। उसे लगा कि उस आदमी के पास एक रहस्यमय आभा थी जो हर दिन उसे दिखाई देने वाली आभा से अलग थी। इसके अलावा उसने लापरवाही से स्पिरिट पिल्स बांटी। इस तरह की उदारता कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिखा सकता था। और गुइहाई प्रांत के शासक होने के साथ साथ चू चेन्याओ के भाई होने के नाते उनका ग्रहण कबीले के साथ संबंध था और उनके साथ संबंध बनाना उचित था। ग्रहण कबीले के संप्रदाय गुरु के रूप में लुओ युयन को अधिक और दीर्घकालिक रूप से सोचना था। एक कबीले का प्रबंधन करना एक बड़े साम्राज्य के प्रबंधन से कम जटिल नहीं था। फीनिक्स। चू युआन ने अचानक ग्रहण गुप्त क्षेत्र से उड़ते हुए एक फीनिक्स पर चांदनी की चमक देखी और कहा, यह असली फीनिक्स नहीं है, इसे कानून की शक्ति से संघनित किया जाना चाहिए। संप्रदाय गुरु लुओ ने कहा कि यह तमाशा हर 100 साल में एक बार होता है, ये होना चाहिए। ये चंद्र आध्यात्मिक फीनिक्स है। लुओ युयंग ने अपना हाथ हिलाया और फीनिक्स उसके पास उड़ गया, कानून की शक्ति में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की पट्टियां उसके चारों ओर घूम रही हों और फिर वह वापस फीनिक्स की छवि में बदल गई और उड़ गई। वास्तव में ये यहाँ का कानून है। कानून की शक्ति तक पहुँचना कठिन है। हालांकि ये ग्रहण गुप्त क्षेत्र के अंदर मूर्त हो जाती है। यदि आप इस कानून को समझते हैं तो आपको भगवान की स्थिति के क्षेत्र को समझना आसान लगेगा, लुओ युयंग ने कहा। हर 10 साल में हम चंद्र आत्मा शक्ति में सांस ले सकते हैं और कानूनों की उपस्थिति देख सकते हैं। हालांकि हर 100वें साल हम इस क्षेत्र को खोलने वाले दिव्य भगवान के अस्तित्व की झलक पा सकते हैं। विशेष रूप से ये यहाँ दिव्य भगवान के ज्ञान की बची हुई छाया है जो देवताओं की छाप बन गई है। ये हमें भगवान की ताकत को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है और साधना के लिए बहुत लाभ प्रदान करती है। इसलिए संप्रदाय के गुरु लुओ ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया ताकि मैं देवताओं की शक्ति को देख सकूं, क्योंकि यह एक पारस्परिक उपाय है। गोली उपहार के लिए एक पुरस्कार है। चू युआन मुस्कुराया और बोला। उसने लुओ युयंग को एक औषधीय गोली दी। लुओ युयंग ने उसे दिव्य प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशान को देखने का मौका दिया। आध्यात्मिक प्राणियों की शक्ति दुर्लभ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सम्राट के लिए कितनी मदद करेगी, लेकिन हमारे कबीले का मानना है कि यह एक अवसर है। जैसे ही लुओ युयंग ने बात की, ग्रहण गुप्त क्षेत्र के भीतर लगाए गए चंद्र आध्यात्मिक वृक्षों ने अचानक एक चमकदार रोशनी बिखेरी जो आपस में जुड़ गई। ऐसा लग रहा था कि ये देवताओं द्वारा छोड़े गए निशान को आह्वान कर रहा था और एक उच्च व्यक्ति की छवि प्रकट हुई। दिव्य की छाप उभरी। चंद्र आध्यात्मिक प्रकाश की एक जबरदस्त लहर एक दिव्य हवेली की भ्रामक आकृति का निर्माण करते हुए एकत्रित हुई। यह आकृति धुंधले कोहरे में लिपटी हुई थी। इसका असली रूप अस्पष्ट और धुंधला था। फिर भी यह एक महिला के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थी, जो एक दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उसकी निगाह समय और स्थान के अनगिनत आयामों को भेदने में सक्षम थी, मानो वह चंद्र महल की संप्रभु हो। भले ही ये केवल एक छाप थी, हर हरकत स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित करती थी, मानो वह शून्य को तोड़कर किसी भी क्षण इस दुनिया को छोड़ सकती थी। आध्यात्मिक प्राणियों की शक्ति महान और अथाह है। वे सच्चे देवता बन गए हैं जो छोटी दुनिया बनाने में सक्षम हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे आध्यात्मिक प्राणी मौजूद हैं जिनका मन बेहद भयानक है, यहाँ तक कि वे एक बहुत बड़ी दुनिया बनाने में भी सक्षम हैं। आध्यात्मिक प्राणी की भ्रामक आकृति के प्रकट होने के साथ भीतर के गुप्त क्षेत्र ने चंद्र आध्यात्मिक सार का अधिक तीव्र छिड़काव जारी किया। चू युआन की सांसों के बीच उसने महसूस किया कि इन सारों में दिव्य देवता के अस्तित्व द्वारा छोड़ी गई कानूनों की शक्ति शामिल थी, जिससे उसकी सांस कांपने लगी। ये दिव्य देवता द्वारा जानबूझकर छोड़ी गई दिव्यता की छाप होनी चाहिए। हर 100 साल में ये बड़ी मात्रा में शक्ति को अवशोषित करता है, अपनी छाप को प्रकट करता है, जिसमें एक शक्तिशाली विरासत होती है और दाव और कानूनों के निशान छुपे होते हैं। चू युआन ने टिप्पणी की। वास्तव में ये दिव्य छाप की शक्ति है। एक देवता की शक्ति भयानक होती है। भले ही यह सिर्फ पीछे छोड़ी गई छाप हो, इसमें अनंत मान होता है। इसमें एक देवता की इच्छा होती है। मेरे गुरु ने एक बार कहा था, जो कोई भी दिव्य छाप को परिष्कृत कर सकता है, उसके भविष्य में एक सच्चा देवता बनने की बहुत उम्मीद है। लुओ युयंग ने अपने गुरु को गुप्त चंद्रमा संप्रदाय के पिछले संप्रदाय गुरु, एक शून्य देव राजा के रूप में संदर्भित करते हुए कहा। फिर भी मेरे गुरु शून्य देव राजा भी दिव्य छाप को परिष्कृत नहीं कर सके।
यदि कोई देवता आपको स्वीकार नहीं करता है तो आप इसे अवशोषित नहीं कर सकते। आपके जबरदस्त कौशल के बावजूद यह आपको नष्ट कर देगा, लुओ युयंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। ये पहली बार है जब मैं दिव्य छाप देख रहा हूँ। हर किसी के पास दिव्य छाप को परिष्कृत करने का केवल एक ही मौका होता है, जब वे शून्य देव अवस्था को प्राप्त करते हैं। सफलता साधना में एक छलांग लाएगी जिसमें सच्चा भगवान बनने की क्षमता होगी। ईश्वर क्षेत्र के 10वें स्तर पर होने और गुप्त चंद्र संप्रदाय के संप्रदाय गुरु होने के बावजूद लुओ युयंग असाधारण रूप से युवा हैं। केवल कुछ दशकों की साधना के साथ उन्हें 5 रहस्यमय डोमेन के भीतर एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता है और वे शून्य भगवान की स्थिति में कदम रखने के लिए बाध्य हैं, यहाँ तक कि भविष्य में एक सच्चे भगवान बनने की एक छोटी सी संभावना का प्रदर्शन भी करती हैं। एक सच्चा भगवान, एक सच्चा दिव्य महल, एक शक्तिशाली इकाई है जो पूरे पूर्वी रहस्यमय डोमेन में भी मौजूद नहीं है। इस समय लुओ युयंग के नाजुक चेहरे पर धुंधली चांदनी चमक उठी, जिससे चू युआन भावुक हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, संप्रदाय गुरु लुओ की प्रतिभा को देखते हुए आपके लिए एक सच्चा भगवान बनना वास्तव में संभव है। मैं मार्शल सम्राट के दयालु शब्दों के लिए आभारी हूँ, लुओ युयंग ने उत्तर दिया। दिव्य छाप फीकी पड़ गई। कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे दूर हो जाना। दिव्य देवता की दिव्य छाप का प्रत्यक्ष अनुभव करना चू युआन के लिए बहुत लाभकारी था। इसने उसे दिव्य देवताओं की शक्ति के बारे में अधिक सहज समझ हासिल करने की अनुमति दी। शून्य से पदार्थ बनाने में सक्षम प्राणी, जिनकी छापें हजारों वर्षों तक अप्रभावित रह सकती हैं। गुप्त क्षेत्र कई महीनों तक खुला रहेगा, लेकिन अंदर चंद्रमा की रोशनी की शक्ति उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है जो ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हम शिष्यों को इसे अवशोषित करने देंगे। इस समय गुप्त चंद्रमा के भीतर चांदनी के नीचे चू युआन और लुओ युयंग चंद्रमा के भीतर से उड़ते हुए प्रतीत हुए। गुप्त चंद्रमा घटना वास्तव में निराश नहीं करती है। मैंने ये यात्रा व्यर्थ नहीं की। चू युआन और लुओ युयंग ने खुद को एक मंडप के अंदर पाया। गुप्त चंद्रमा घटना के उद्भव के कारण बादल उठे और पूरा गुप्त चंद्रमा संप्रदाय एक परिलोक में बदल गया। संप्रदाय गुरु ब्रह्मांड व्यापार संघ के लोग आ चुके हैं, जुओ शी ने कहा। चंद्रमा को छुपाने का कार्यक्रम वास्तव में चंद्र महल की पौराणिक परिलोक जैसा है। संप्रदाय गुरु लुओ, मुझे विश्वास है कि मेरा आगमन परेशान करने वाला नहीं है। प्रशंसा की आवाज आए। उसके बाद एक महिला की आकृति आई। ये ब्रह्मांड व्यापार संघ से निंगवान थी जो आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं इस बार इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए भाग्यशाली हूँ और सुंदर संप्रदाय गुरु लुओ की उपस्थिति के साथ मैं खुद को थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस कर रही हूँ। ये स्वागत योग्य अतिथि हैं, संप्रदाय गुरु निंग। एल्डर जुओ, कुछ चाय परोसें, लुओ युयंग ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ एक और अतिथि है। जब निंगवान मंडप में दाखिल हुई और चू युआन को देखा तो वह चौंक गई और बोली, मार्शल सम्राट, यह आप हैं? हाँ, यह मैं हूँ, चू युआन ने कहा। मैं भी प्राकृतिक सुंदरता को संजोने वालों में से हूँ। मेरे लिए चंद्रग्रहण को मिस करना असंभव होगा। मुझे लोगों के साथ ये दृश्य अधिक सुंदर लगता है, निंगवान ने दिलचस्प ढंग से कहा। यहाँ तक कि सबसे अच्छे दृश्यों को भी वास्तव में सुंदर दिखने के लिए संप्रदाय मास्टर लुओ जैसे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि चू युआन और निंगवान एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे, लुओ युयंग ने कहा। बेशक, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मार्शल सम्राट वास्तव में मेरे व्यवसाय का एक प्रमुख ग्राहक है। मैं आप दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में भी उत्सुक हूँ। ऐसा लगता है कि आप केवल चंद्रग्रहण के लिए यहाँ नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इसके पीछे और भी कुछ है, निंगवान ने जिज्ञासा से कहा। वास्तव में हमारे सम्राट की बहन चंद्र कबीले के एक उच्च पदस्थ स्वामी हैं। संप्रदाय मास्टर लुओ ने एक बार उनकी कृपापूर्वक मदद की थी, इसलिए मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देने आया हूँ। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, चू युआन ने बताया। मैं देखता हूँ, ऐसा ऐतिहासिक जुड़ाव है। ऐसा लगता है कि दावो और लूना कबीले के बीच का रिश्ता वाकई असाधारण है, निंगवान ने कहा। प्रबोध, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई व्यवसाय है, क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? चू युआन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यह कोई रहस्य नहीं है। वास्तव में मैं संप्रदाय के गुरु लुओ के निमंत्रण पर यहाँ हूँ, निंगवान ने स्पष्ट किया। लुओ युयंग ने निर्देश दिया, हाल ही में व्यवसाय में किंग ग्रेट गॉड पिल्स की भरपूर आपूर्ति हुई है, जिनकी बहुत मांग है। शाही राजवंश के अन्य कबीले भी इसके कारण हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन हम निंगवान के साथ इस ऑर्डर को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। किंग ग्रेट गॉड पिल्स कितनी दुर्लभ हैं। अचानक से उनमें से एक बैच जारी करना निश्चित रूप से खरीद उन्माद को उत्तेजित करता है। यदि आप उन्हें खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, तो अन्य लोग उन्हें प्राप्त करेंगे और मजबूत बनेंगे। मुझे इन किंग ग्रेट गॉड पिल्स को किसे बेचना चाहिए, सम्राट? निंगवान ने चू युआन से पूछा, जो पूरी तरह से साजिश से भरा हुआ था। मेरे विचार में चूंकि निंगवान द्वारा प्रबंधित शाखाएं लूनवी प्रीफेक्चर में हैं, इसलिए लूना कबीले का पक्ष लेना ही उचित है, चू युआन ने कहा।
आखिरकार व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभ के बारे में है। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय मास्टर लुओ व्यापार के लिए नुकसान से बचने के लिए पर्याप्त दिव्य पत्थर प्रदान करेंगे। इस टिप्पणी के माध्यम से चुयुआन जानबूझकर लूना कबीले का समर्थन कर रहा था। मेरे मन में भी यही विचार था। निंगवान ने सहमति में सिर हिलाया। मैं कुछ किंग ग्रेट गॉड पिल्स को सामान्य कीमत पर अलग रखने का फैसला कर सकता हूं, खासकर लूना कबीले के लिए अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राथमिकता आपूर्ति। क्या यह इतना आसान है? जुओ शी ने आश्चर्य से पूछा। यहां तक कि लुओ युयिंग भी अविश्वास में अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी, क्योंकि इस समयावधि में लूना प्रीफेक्चर में व्यापार ने अचानक सामान्य से कहीं ज्यादा किंग ग्रेट गॉड पिल्स जारी कर दिए हैं। इसने कई अन्य शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है जो उनके साथ व्यापार पर बातचीत करना चाहते हैं। लुओ युयिंग ने किंग ग्रेट गॉड पिल्स के ऑर्डर को पूरा करने के लिए पहले से ही बड़ी कुर्बानी देने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि उन्हें शक्ति में बदला जा सकता था। आपका रोमांच MVLA योजक चिन्ह novelbun.net पर जारी है। वह एक लंबी बातचीत के लिए तैयार होकर आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि निंगवान इतनी जल्दी कोई निर्णय ले लेगा। आमतौर पर किंग ग्रेट गॉड पिल्स मिलना मुश्किल है। इस समय कीमत 20-30% अधिक चल रही है। उसने उत्सुकता से चुयुआन की ओर देखा, उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में उसे यह स्पष्ट था कि निंगवान का उसके प्रति रवैया सामान्य नहीं था। यह कोई साधारण व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि वह उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थी जिसे वह अपमानित नहीं कर सकती थी, और इसलिए उसे चुयुआन का पक्ष लेने की आवश्यकता थी। उसने देखा कि लूना कबीले के प्रति निंगवान का अनुकूल व्यवहार चुयुआन की पिछली टिप्पणी के कारण था। व्यवसायी लोग लाभ के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जाहिर है चुयुआन ने निंगवान को एक अनूठा लाभ दिया। संप्रदाय गुरु लुओ, आश्चर्यचकित न हो। उन सभी राजा श्रेणी के भगवान की गोलियां मार्शल सम्राट के राजवंश के भीतर परिष्कृत की गई थीं। मेरा व्यवसाय केवल सामग्री प्रदान करता था और कुछ को मामूली लाभ के साथ बेचता था। अन्यथा इतने सारे राजा श्रेणी के भगवान की गोलियां कैसे दिखाई दे सकती थीं? निंगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों ने उपस्थित चंद्र कबीले के सभी वरिष्ठ सदस्यों को आश्चर्य में चुयुआन को देखने पर मजबूर कर दिया।